हेलो माय चैंपियंस। BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, व्यापार में कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे अपन इस वीडियो के अंदर। और ये गेस पेपर भी बोल सकते हो आप, है ना, प्रैक्टिस पेपर या फिर मॉक टेस्ट भी कह सकते हो। 3 घंटे का आपका पेपर लगेगा दोस्तों, और 100 नंबर का ये पेपर आएगा। पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास में कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मानो आप कि बॉल बाउंस जा रही है सर के ऊपर से। क्योंकि दोस्तों इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, एक तो आपको बीकॉम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए मैनेजमेंट के, ठीक है, और एक आपको कंप्यूटर के नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, MS पावर पॉइंट क्या होता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब क्या होता है, इसके अलावा वेब ब्राउज़र HTTP www ये सब क्या होता है। तो इसका बेसिक नॉलेज चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर की लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए, C++, .NET, जावा, DBMS ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से दोस्तों ये सब्जेक्ट टफ बन जाता है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन लगा लेना और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को आदत है 15-20 मिनट की वीडियो देखने से वो पास हो जाएगा, अगर आपको ऐसी आदत है, ठीक है, तो अभी वीडियो को स्किप कर देना, कहीं और से पढ़ लेना, क्योंकि अपना टाइम पास मत करना। आपका टाइम बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। ये वीडियो 1 घंटे के आसपास होने वाली है, लेकिन इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि अगर 2-3 बार ध्यान से समझोगे, है ना, तो आप पास डेफिनेटली हो जाओगे। आप टॉप तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक दिन के अंदर ना तो MS वर्ड सिखा सकता हूँ, ना MS एक्सेल सिखा सकता हूँ, ना पावर पॉइंट सिखा सकता हूँ, ना गूगल डॉक्यूमेंट सिखा सकता हूँ। इस वीडियो पे आने का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य है, आपका पास होना है भाई, पास होना है किसी भी हालत में। तो दोस्तों पहला सवाल देखते हैं, और बिल्कुल शांत सी जगह पे बैठ जाएं आप। हर एक सवाल कीमती है भाई, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर तंत्र के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर घटकों को समझाइए। डिस्कर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया कि हार्ड और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बारे में बताना है। अब दोस्तों आपने जितना भी आपके पास नॉलेज है, आप 7-8 लाइन लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर ये सवाल 20 नंबर का आ गया तो क्या लिखोगे इसके अंदर? कंप्यूटर हार्डवेयर का डेफिनेशन, इसका मतलब बताओ आप दोस्त, है ना। तो एक ये कंपोनेंट है कंप्यूटर का, हार्डवेयर एक कंपोनेंट या घटक होता है कंप्यूटर का, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक भाग हो सकता है, मूर्त भाग जिसके अपन छू सकते हैं, कोई फिजिकल पार्ट हो सकता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, दिमाग का ये जो कंप्यूटर होता है ना उसका ब्रेन होता है भाई, ब्रेन होता है CPU। मदरबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक्स, मतलब वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में काम आता है ग्राफिक्स। ये सब क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक होते हैं, जो कि एक साथ किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, सूचना को संसाधित करते हैं। देखो इनपुट डिवाइस मैंने आपको समझाया था, कंप्यूटर के हार्डवेयर ही होते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, जिससे कि मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, उसको माइक्रोफोन कहते हैं, और स्कैनर। ये सब जो इनपुट डिवाइस होते हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं, क्योंकि इनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं ना। आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब भी क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर मुझे क्या लिखना है। इसका डेफिनेशन मतलब मैं लिख दूंगी, इसके अलावा मैं क्या लिख दूंगी? इसके इनपुट और आउटपुट डिवाइस लिख दूंगी, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल आप दे करके मतलब अपना पेज भर सकते हैं, बिल्कुल सही कंटेंट है। सिस्टम यूनिट है दोस्तों, हार्डवेयर के अंदर सिर्फ आउटपुट और इनपुट डिवाइस नहीं आते, इसके अलावा सिस्टम यूनिट भी आते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, है ना, मदरबोर्ड, CPU, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब भी आते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, तो इनको ही पढ़ते हैं। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ रहे हैं भाई। देखो सिस्टम यूनिट, देखो आंतरिक घटकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि मदरबोर्ड क्या होता है? वह मुख्य सर्किट बोर्ड जो सभी उपकरणों को आपस में जोड़ता है। आपने मदरबोर्ड देखा होगा, अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, कभी कंप्यूटर खोल के अगर देखा है आपने, ठीक है, तो उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। CPU क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर का ये मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। CPU एक जटिल चिप है, एक प्रकार की चिप होती है जो निर्देशों को निष्पादित करती है।
आपने कोई भी कमांड अगर कंप्यूटर पे दिया तो उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? सीपीयू करता है। और आपकी जो कैलकुलेशंस होती है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो सकता है, चाहे वो तार्किक गणनाएं हो सकती हैं, वो सीपीयू करता है। और डेटा को संसाधित यानी कि डेटा को प्रोसेस करता है और अनुप्रयोगों को चलाने के लिए अन्य सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। इसके अलावा जो रैम होता है वो भी अपना हार्डवेयर घटक है दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सक्रिय डेटा के लिए अस्थायी मेमोरी, यानी कि दोस्तों आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, चाहे आप फोटो ही देख रहे हैं, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो रैम क्या करती है? मेमोरी को अलोकेट करती है, कितना मेमोरी है इस टास्क को मुझे देना है, ये रैम का काम होता है। स्टोरेज क्या होता है दोस्तों? HDD और SDD। HDD क्या होता है और SDD, ये सब स्टोरेज के टाइप होते हैं। स्टोरेज के SDD काफ़ी महंगी आती है, SSD काफ़ी महंगी आती है, SDD तो थोड़ी सस्ती आती है ना। लेकिन SSD के अंदर डेटा का ट्रांसफ़र हम बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड में कर सकते हैं, महंगी इसलिए आती है। तो स्टोरेज डिवाइस जो होती है, चाहे वो HDD हो या फिर SSD हो, ये दीर्घकालिक डेटा भंडारण के लिए अपन यूज करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके फुल फॉर्म हो जाए। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है? दृश्य जानकारी को संसाधित करना, जैसे कि एनिमेटेड वीडियो देख रहे हो आप, है ना, गेम खेल रहे हो, तो उसके अंदर क्या चाहिए? विजुअल्स, मतलब कलरफुल विजुअल्स चाहिए ना, तो दृश्य जानकारी को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है कौन? ग्राफिक्स कार्ड, GPU इसको कहते हैं। पावर सप्लाई यूनिट दोस्तों सभी घटकों के लिए बिजली को परिवर्तित करता है, जैसे कि पावर सप्लाई यूनिट जो होती है वो भी आपका हार्डवेयर कंपोनेंट का हिस्सा होती है, क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट्स को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी ना, बिजली चाहिए होगी। तो बिजली जो सप्लाई है वो भी एक अपने आप में हार्डवेयर घटक है। इसके अलावा कूलिंग फैन, जो कि उपकरणों को अधिक गर्म होने से बचाते हैं। इसके अलावा अब आ जाओ भाई सॉफ्टवेयर घटक, ये कंप्यूटर घटक पढ़ रहे हैं अपन। तो वे प्रोग्राम और निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ है ना, और एंड्रॉयड है, और मैक ओएस एप्पल वालों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि CPU, मेमोरी और फाइलों का मैनेजमेंट करते हैं। एक होते हैं दोस्तों डिवाइस ड्राइवर, जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को विशिष्ट हार्डवेयर के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। जैसे कि आपके पास में प्रिंटर है, ठीक है, तो प्रिंटर का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना लैपटॉप के अंदर, या फिर PC आपके साथ पास में रखा हुआ है। तो ड्राइवर क्या होता है? ये जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से काम करे, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को एक विशिष्ट हार्डवेयर के साथ में बातचीत करने का ये जरिया देता है डिवाइस ड्राइवर। इसके अलावा अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि दोस्तों विशिष्ट कार्य इनसे आप पूरे कर सकते हैं। जैसे कि वेब ब्राउज़र होते हैं ना आपके, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्प्रेडशीट देखा है कभी? अरे जैसे कि आप कोचिंग चलाते हैं, तो बच्चों का नाम लिखते हैं, उनका रोल नंबर लिखते हैं, उन्होंने कितनी फ़ीस दी है, वो टेबल में लिखते हैं ना, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट जिसमें कॉलम और रोज होते हैं, कॉलम और पंक्तियाँ होती है, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। उस सॉफ्टवेयर को काफ़ी फेमस है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। कौन कौन से? वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, जो कि आपके यूनिक कार्य को करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एयरलाइन आरक्षण प्रणाली, फ्लाइट के जो रिजर्वेशन सिस्टम होता है या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और मल्टीमीडिया, जैसे कि VLC है, जिसमें आप लैपटॉप में कोई भी मूवी चलाते हैं तो VLC मीडिया प्लेयर यूज करते हैं ना, तो वो कैसा प्रकार का सॉफ्टवेयर? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फोटो और वीडियो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं दोस्तों। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि अन्य सॉफ्टवेयर को लिखने, परीक्षण करने और बनाए रखने के लिए डेवलपर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि संकलक और व्याख्याकार। आपने दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर का नाम सुना है क्या? कंपाइलर और इंटरप्रेटर, देखो कंपाइलर तो एक साथ सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है, कंपाइलर, इसको संकलक भी कहते हैं। और जो इंटरप्रेटर होता है, व्याख्याकार होता है, वो क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल तो देता है ये भी, लेकिन ये लाइन टू लाइन रीड करता है और गलतियाँ निकालता है हर लाइन की। तो ये व्याख्याकार या फिर इसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। तो ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं, जो मतलब एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं या कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो काम में लेते हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। इसके अलावा मैंने आपको हार्डवेयर कंपोनेंट भी बता दिए। समझ में आ रहा भाई?
नहीं समझ में आ रहा तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना। पहली बार जब देखोगे तो 1 की स्पीड में, दूसरी बार बिल्कुल उड़ा देना वीडियो को, है ना। 1.5 या 2 की स्पीड में देखना। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग बताओ। देखो कंप्यूटर का एप्लीकेशंस क्या है। एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर पावर पॉइंट यूज करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट क्या होती है, जैसे अभी बताया ना कि जैसे कि आपकी कोचिंग है तो वहाँ पर कितने लोग पढ़ रहे हैं, किसका कौन सा कोर्स है, किसने कितनी फ़ीस दे दी है, वो पंक्तियों में कॉलम में लिखते हैं, उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन के अंदर भी आजकल कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। ऑनलाइन लर्निंग, अब यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो यार, है ना, कितना बढ़िया तरीके से तो पढ़ रहे हो आप। सिमुलेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो आभासी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जाती है, जैसे कि यार कई लोग गेमिंग करते हैं, है ना, कई लोग गेमिंग करते हैं, फिर आप सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे ग्लासेस दे दिए जाते हैं, आपको लगता है कि यार रियलिटी में मुझे दिख रहा है, ठीक है, रियलिटी में मुझे दिख रहा है, उसको सिमुलेशन कहते हैं। अब जैसे कि सिमुलेशन का एग्जांपल बता दूं मैं, जैसे कि ज्वालामुखी होती है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। भाई ज्वालामुखी के पास में जाएंगे तो अपन खुद झुलस जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना दी जाती हैं कि हमें वास्तविक रूप से लगता है कि भाई हम ज्वालामुखी के पास में खड़े हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, भाई बहुत महंगे आते हैं सिमुलेटर जो होते हैं। और छात्र डेटा प्रबंधन और अध्ययन सामग्री तैयार करता है। शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में भी एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है, कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, जैसे कि रोगी के रिकॉर्ड रखना, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी रखना। अनुसंधान और टेलीमेडिसिन क्या होता है, जैसे कि आपके पास में पेट है, एक कुत्ता है, ठीक है, वो बीमार हो गया, लेकिन आपके पास में हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, आपने डॉक्टर को वीडियो कॉल किया और डॉक्टर ने दवाइयाँ बता दी, वो टेलीमेडिसिन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें सब कंप्यूटर का ही यूज किया जा रहा है। वित्त और बैंकिंग, फाइनेंस और बैंकिंग में भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन का यूज किया जा रहा है, जैसे कि ऑनलाइन लेन देन, खाता प्रबंधन, डेटा प्रोसेसिंग, है ना। किसी को मतलब आप जो ITR फिल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, और जो सैलरी वगैरह देते हैं अपने एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को, वो कंप्यूटर की सहायता से देते हो। इसके अलावा दोस्तों एंटरटेनमेंट के में तो ज़बरदस्त तरीके से यूज कर रहे हैं अपन, गेमिंग कर रहे हैं, है ना, फोटो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, और जो म्यूजिक प्रोडक्शन का जो काम होता है, फिल्म की जो स्ट्रीमिंग होती है, वो हम कंप्यूटर के माध्यम से ही देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों साइंस और रिसर्च में भी, जैसे कि डेटा एनालिसिस, मॉडलिंग और सिमुलेशन और सहयोगात्मक अनुसंधान, इन सब में दोस्तों कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा रक्षा एवं सुरक्षा में, जैसे कि मिसाइल नियंत्रण, GPS ट्रैकिंग, यानी कि लोकेशन वगैरह, GPS ट्रैकिंग और सैन्य संचार और निगरानी में भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा संरचनात्मक विश्लेषण, जो इंजीनियर होते हैं वो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अपन घर नया बनवाते हैं ना, तो सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास में जाते हैं, तो वो आर्किटेक्ट हमारा जो घर है वो डिज़ाइन करता है। कैसे? कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर होते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो वो डिज़ाइन करता है, तो उसको वास्तु नियोजन कहते हैं। और औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण, इंडस्ट्री में, कारखानों के अंदर भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ईमेल क्लाइंट, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब में भी, संचार क्षेत्र में भी कंप्यूटर का भर भर के यूज किया जा रहा है। आ रहा है समझ में दोस्तों? थोड़ा सा ना अपन शॉर्ट में ही पढ़ें, क्योंकि ऐसे तो वीडियो 4-5 घंटे का हो जाए, कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको बता दी भाई इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन बैंकिंग और वित्त में कंप्यूटर की भूमिका बताइए। तो भाई ये तो आप कॉमन सेंस से लिख सकते हो, क्योंकि लेन देन का स्वचालन है ना, आपको अब बैंक में जाने की आवश्यकता इतनी पड़ती नहीं, क्योंकि पहले तो आप लंबी लाइनों में लगते थे, फिर आप फॉर्म भरते थे, ठीक है, उसको देते थे कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, जमा करने हैं, निकालने, ऐसे करके। लेकिन आजकल मोबाइल से कर पाते हैं, तो यही ऑनलाइन बैंकिंग है। तो पहले तो ट्रांजेक्शन, अब देखो अब क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन ऑटोमेटेड हो रहे हैं। फंड ट्रांसफ़र, बिल भुगतान, प्रत्यक्ष डेबिट जैसे जो काम है वो कंप्यूटर के द्वारा स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से हो रहे हैं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है ना, यानी कि हमें अब बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑनलाइन सेवा जैसे कि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई वॉलेट, जैसे कि फ़ोनपे और पेटीएम, इनका ई वॉलेट है। और ऑनलाइन भुगतान के लिए मजबूत कंप्यूटर सिस्टम आवश्यक है, जो बैंकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा और ये जो कंप्यूटर है वो
कस्टमर की जानकारी रखता है, जैसे कि बैंक में आपका खाता है एसबीआई बैंक में, तो आपका जो डिटेल है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करता है आपके खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, जिससे कि धोखाधड़ी का खतरा जो है वो कम रहता है, क्योंकि जो आपका जो खाता रहता है ना, खाता संख्या, अकाउंट नंबर, वो इनक्रिप्टेड रहता है, यानी कि उसको आपके अलावा कोई देख नहीं सकता। आगे है सुविधा और पहुंच, ग्राहक घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिससे बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा दक्षता, गणना संबंधी कार्यों को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं और परिचालन लागत कम करते हैं। परिचालन यानी कि ऑपरेशनल। अब पहले क्या होता था बैंक के अंदर दोस्तों, जैसे कि 20 कर्मचारी थे, कंप्यूटर इतने थे नहीं, फाइलें थी, है ना, तो उनको कैलकुलेशन ही खुद भी करना पड़ता था। लेकिन आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने बदलाव कर दिया है अद्भुत तरीके से। मतलब अब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं कि आपने एफडी करवाई थी, आपने गोल्ड जमा कराया था, कितना उसका ब्याज हो गया, कितना आपको पैसा देना है, तो ये सब सॉफ्टवेयर कर देते हैं। इस तरह से लिख देना, ठीक है। तो एटीएम मशीन भी आजकल आ गई है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन दोस्तों, जो कि कंप्यूटर सिस्टम पे चलती है। नकदी निकालने और जमा करने जैसी सुविधाएं हैं वो हमें एटीएम मशीन देती है। उन्नत सुविधाएं ये भी लिख सकते हो, बजटिंग टूल, ई स्टेटमेंट और पेपरलेस सेवाएं हैं, ये भी कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिलती है। ई स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, है ना, और अब कागज़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख लेते हैं जो भी हमें सर्विस चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। लगता है सवाल बनाने वाले ने आपको फेल करने के बारे में पूरा सोच लिया, लेकिन भाई हमें अब तो पास होना है, हम भी जिद्दी हैं, हम भी पास होएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, ये आया हुआ सवाल, एग्जैक्ट आया हुआ सवाल है दोस्तों, आपके पीवाईक्यू से उठाया है मैंने, यानी कि आपके जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर लगे ना, वहीं से उठाया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि PAN, पैन, लैन, LAN, मैन, वैन और HAN की संक्षेप में चर्चा करें। अब भाई इतना पूछ लेता, लेकिन उनकी मंशा थी कि आपको फेल करना है। इसके अलावा देखो क्या पूछ रहा है, इसके अलावा ये भी बताओ इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। मुझे सब आंसर चाहिए, ये एग्जामिनर आपसे बोल रहा है। लेकिन भाई ठीक है, चलो आपने पूछ ही लिया है तो हम भी इत्मीनान से, तसल्ली से आपके बताएंगे। देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां कई कंप्यूटर और डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, सर्वर, स्मार्टफोन एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं ताकि वे जानकारी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संसाधनों को कुशलतापूर्वक साझा कर सके और संचार कर सके। जैसे कि दोस्तों आपने घर के अंदर एक राउटर लगाया हुआ है, उस राउटर से दोस्तों आपका मम्मी का मोबाइल, आपका मोबाइल, पापा का मोबाइल सब जुड़े हैं, टैबलेट जुड़ा है, कंप्यूटर जुड़ा है। तो दोस्तों एक व्यवस्था हो गई ना जिसके अंदर काफ़ी सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, तो ये नेटवर्क क्या कहलाता है, ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इसके टाइप कितने होते हैं दोस्तों, पहला टाइप याद रखना, क्योंकि ये 5-5, 10-10 नंबर के सवाल भी आते हैं छोटे सवालों में, है ना, छोटे सवाल भी तो आएंगे आपके, निम्नलिखित पे टिप्पणी करना इस तरह के। तो उसमें पूछ लिया था भाई पैन क्या होता है, लैन क्या होता है। तो पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म इसकी याद रखना, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क। इसका दायरा बहुत छोटा होता है व्यक्ति के आसपास, जैसे कि दोस्तों आपके पास में एक टैबलेट है और एक मोबाइल है ना, तो दोस्तों आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई चला लिया टैबलेट में, या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन लगा लिया अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, तो ये पैन कहलाता है। इसका दायरा जो है बहुत कम होता है, व्यक्ति के आसपास कुछ मीटर तक होता है, जैसे कि ब्लूटूथ हेडफोन, स्मार्ट वॉच और कीबोर्ड और माउस, इनको आप स्मार्टफोन से जोड़ लेते हो तो पैन बन जाता है, एक प्रकार का नेटवर्क बन जाता है। लैन क्या होता है दोस्तों, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जैसे कि आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आप अनेक डिवाइसेस को जोड़ते हैं, वो लैन कहलाता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो यहाँ पर उच्च गति डेटा ट्रांसफ़र यानी कि इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी होती है, और इंटरनेट के माध्यम से अपन फिर प्रिंटर वगैरह है इसमें फाइल वगैरह निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, मैन क्या होता है भाई, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क मतलब एक शहर हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, जहाँ पर अपने को इंटरनेट देना और कई सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, कई सारे उपकरण जुड़ जाएंगे भाई। जहाँ पर जैसे एग्जांपल समझो, एक ही शहर में विभिन्न शाखाओं वाले बैंक, केबल टीवी नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अरे केबल नहीं आती थी क्या पहले कि भाई 100 रुपये महीने के लगेंगे और जितने मर्जी चैनल उतना देखो, वो एक नेटवर्क जो होता था केबल टीवी वाला, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता था, महानगरीय क्षेत्रीय नेटवर्क। और अलग अलग बैंक जुड़े होते हैं दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। आगे चलता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। तो इसका बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे कि कोई देश पूरा जुड़ सकता है इससे, महाद्वीप या पूरी दुनिया जुड़ सकती है वाइड एरिया नेटवर्क से। इंटरनेट सबसे बड़ा वैन है दोस्तों जो दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है, ये याद रखना आपको। HAN क्या होता है, घरेलू क्षेत्र नेटवर्क, जैसे कि घर के भीतर आप
अनेक डिवाइसेस को, जैसे कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल और अन्य आईओटी डिवाइस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जानते हो क्या होता है? जैसे कि आप जो फिटनेस ट्रैकर पहनते हो ना, जिसमें हार्ट बीट देखते हो आप, कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, कितना किलोमीटर आप चल गए, वो आईओटी डिवाइस है। इसके अलावा एलेक्सा आपके घर में रखा होगा, नहीं रखा तो कभी लेना उसको, एलेक्सा को उसको कहना कि प्ले ए सॉन्ग, अभी मेरा मूड ख़राब है, तो वो आपको आपके लिए एक बढ़िया सा गाना चला के देगा। वो आईओटी डिवाइस होती है, यानी कि आप जो भी कमांड देते हो है ना हार्डवेयर को, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट होते हैं, वो फिर आपके कमांड को पूरा आपकी सेवा करने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो आईओटी डिवाइस कहलाते हैं भाई। इंटरनेट, अब ये समझ गए हो ना, HNWNMANLANPN क्या होता है ना, इसको वापस से देख लेना नहीं समझे हो तो। इंटरनेट देखो, अंतर पूछा था आपसे, इंटरनेट क्या होता है। देखो इसकी पहुंच है ना वो सार्वजनिक, यानी कि कोई भी इंटरनेट तक पहुंच सकता है, और ग्लोबल इसकी रीच होती है पूरी दुनिया के अंदर। इसका कोई भी मतलब यूज़र हो सकता है। सामान्य जानकारी, संचार, ई कॉमर्स, मनोरंजन। इसका उद्देश्य क्या होता है इंटरनेट का, जैसे कि ई कॉमर्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। मनोरंजन का काम इंटरनेट कर रहा है, और सामाजिक जानकारी भी इंटरनेट देता है। और इसमें दोस्तों, इसमें मतलब सुरक्षा तो काफ़ी कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि यार अपन जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, इसके अंदर कोई भी ओटीपी पूछ लेता है, कोई भी वेबसाइट हैक कर लेता है। काफ़ी बार तो हमारी एफ बी और इंस्टा जो आईडी है वो भी हैक हो चुकी है भाई। तो ये इंटरनेट में जो सिक्योरिटी रहती है ना वो थोड़ी कम रहती है। इंटरनेट क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, कंपनी के भीतर जो मैनेजर होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो आपस में जिस तरह की बात करेंगे है ना, आपस में जिस तरह का उनके बीच में नेटवर्क बनेगा कि हमें इस टाइम पे वैकेंसी निकालनी, इतने पद हैं वो खाली हो गए हैं कंपनी के अंदर, वैकेंट हो गई सीटें, और कर्मचारी को ट्रेनिंग देना है, कंपनी आने वाले साल में ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो जो नेटवर्क होता है, जो बातचीत होती है, वो इंटरनेट होता है। तो इस तरह से लिख देना आप। आगे चलते हैं, इसकी सुरक्षा उच्च होती है इंटरनेट की। आगे चलते हैं, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट होता है कि मतलब जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आपने दूसरे बिजनेसमैन से कोई डील करनी है। जैसे कि आप गाड़ी बनाने का कारखाना है, आपको गाड़ियों के लिए टायर तो चाहिए है ना, तो टायर बनाने वाली कंपनी है एमआरएफ। एमआरएफ से आपने कांटेक्ट किया कि टायर चाहिए मुझे, और क्योंकि गाड़ी बनाने की आपकी कंपनी है, तो जो दो व्यक्तियों के बीच जो नेटवर्क बनता है ना, दो व्यक्तियों के बीच में या दो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो नेटवर्क बनता है उसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं अपन, ध्यान देना। तो B2B लेन देन हो सकता है इसमें। B2B का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस, समझ गए? आप भी व्यापारी हैं और सामने वाला भी व्यापारी है। एमआरएफ कंपनी व्यापारी तो करती है, आप भी व्यापार करते हैं, आपका गाड़ियों का व्यापार है, ठीक है। तो ये B2B लेन देन कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस, समझ गए? B2B। आगे चलते हैं, देखो इसकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है एक्स्ट्रानेट की। मतलब आप देखो ना, आप बात कर रहे हो किसी दूसरे बिजनेसमैन से, तो इसकी आप बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, तो ये जो डेटा है, आप जो सूचनाएं सामने वाले के साथ में शेयर करोगे वो बिल्कुल प्राइवेट रखी जाएंगे। एक्स्ट्रानेट की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से लिख देना, इंटरनेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, इस साल ये आ सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP पर टिप्पणी लिखना। अब दोस्तों कहीं पे DBMS सीखने जाओगे ना तो 2-2.5 महीने का कोर्स होता है, लेकिन हम तो समझेंगे भाई 5 मिनट में इसको, क्योंकि हमें तो पास होना है। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, अपन एक दिन पहले पढ़कर टॉप नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में बात डाल लेना। और हमें सिर्फ पास होना है यहाँ पे, हमें मतलब 60 नंबर भी आ गए तो बहुत बढ़िया बात होगी अपने लिए, कम से कम फेल होने से तो बचेंगे। तो DBMS क्या है दोस्तों? DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को क्रिएट करने, स्टोर करने, क्रिएट यानी कि उत्पन्न करने, स्टोर करने की, संग्रहित करने, और मैनेज यानी कि प्रबंधित करने तथा डिलीट करने और एक्सेस करने के लिए किया था। आपके पास में बहुत सारे डेटा सेट है, जैसे कि मेरा नाम मान लो पवन है, तो मैंने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर रखी है, और मेरा गांव कौन सा है, मेरा राज्य कौन सा है, ये बहुत सारी डिटेल हो सकती हैं आपके पास में। तो ये जो डेटा सेट होते हैं इनको आप मैनेज करना है, आपको क्रिएट करना है, नए डेटा स्टोर करना है ना, और मैनेज करना, डिलीट करना है। तो ये सब काम हम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में। समझ में आ गया डियर? तो DBMS बहुत सारे प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो जिस तरह से दोस्तों जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो यूज़र और
हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। वैसे ही दोस्तों जो DBMS सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे कि MySQL है, ओरेकल है, फॉक्स प्रो है, IMS, ये सब क्या है, ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप तरह तरह के डेटाओं को मैनेज करते हैं, डिलीट करते हैं, एक्सेस करते हैं और स्टोर क्रिएट करते हैं। तो ये इंटरफेस की तरह काम करता है कि यानी कि आपको सहूलियत, एक मंच प्रदान करता है, प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि आप डेटा से कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, डेटा में बदलाव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नया जोड़ सकते हैं। तो यूज़र और डेटाबेस के बीच में एक इंटरफेस की तरह कौन काम करता है, DBMS सॉफ्टवेयर। तो DBMS में बहुत सारी कमांड होती हैं जिनकी मदद से यूज़र आसानी से डेटाबेस को बना सकता है, डेटाबेस को मैनेज और डिलीट कर सकता है। तो इसके एग्जांपल याद रखना दोस्त, है ना, MySQL, ओरेकल, फॉक्स प्रो और IMS। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के मुख्य काम देखो, डेटाबेस संरचनाओं जैसे कि टेबल और स्कीमा का निर्माण और संशोधन करना। स्कीमा यानी कि पहचान, जैसे कि ये एक बिल्लियों का समूह है, ये कुछ इंसानों का समूह है जो कि जिन्होंने अभी कंपनी छोड़ दी है, ये स्कीमा कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई भी पहचान हो सकती है ना, वो स्कीमा कहलाती है। तो डेटाबेस संरचनाओं, ऐसा याद कर लो, डेटाबेस संरचनाओं का निर्माण और उनमें बदलाव करना, डेटा सम्मिलित करना, हटाना, अपडेट करना, क्वेरी रखना, पहुंच नियंत्रण लागू करना और डेटा की सटीकता बनाए रखना। इसके अलावा एकाधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ पहुंच का प्रबंधन करना। अब दोस्तों बहुत सारे डेटा रखा हुआ है और आपकी कंपनी में जैसे कि आपके ऑफिस में 4-5 बंदे काम कर रहे हैं उसी एक सॉफ्टवेयर पे, तो चारों पाँचों मिल करके उस सॉफ्टवेयर पर एक तरह से काम कर सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक से अधिक उपयोग करता है वो ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा की सुरक्षा करना और डेटा की विफलताओं के बाद उसे पुनः स्थापित करना, यानी कि कोई डेटा डिलीट हो गया तो वापस से उसको रिस्टोर करने का जो काम है वो DBMS सॉफ्टवेयर करते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों करना चाहिए, यह केंद्रीकृत डेटा नियंत्रण की पुनरावृत्ति को रोकता है, यानी कि रिपीटेशन को रोकता है। बार बार ऐसे डेटा जो कि हमें दिखते हैं, जैसे कि व्यक्ति का नाम, है ना, एम्प्लॉय ID, उसकी सैलरी, ये सब जो डेटा होते हैं ना, इनको हमें बार बार ना देखना पड़े, सिर्फ एक बार हमने कॉपी पेस्ट किया तो हमारा काम चल जाएगा। तो डेटा की पुनरावृत्ति को रोकता है। यह नियंत्रित करता है कि कौन किस डेटा तक पहुंच सकता है। बड़ी मात्रा में डेटा को शीघ्रता से पुनः प्राप्त और संसाधित यानी कि प्रोसेस किया जा सकता है DBMS में, और बिना किसी टकराव के साथ कई उपयोगकर्ता तक पहुंच की अनुमति देता है, यानी कि काफ़ी सारे यूजर हैं उस डेटा तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों ये बातें आपको पल्ले नहीं पड़ रही तो मैं बता रहा हूँ, DBMS लोग हैं 2-2.5 महीने में सीखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रट लेना, रटने के अलावा अपने पास में कोई इलाज नहीं है ना। इतना भी टफ नहीं है यार, रॉकेट साइंस थोड़ी है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP क्या होता है दोस्तों, DBMS तो समझ लिया आपने, ERP समझते हैं। देखो जैसे कि मैं आपको एक देसी भाषा में बताता हूँ, कोई भी कंपनी है XYZ नाम की प्राइवेट कंपनी, तो उसके पास में दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कि मेरी कंपनी है एक गाड़ी बनाने की कंपनी, 4 व्हीलर कार मेरी कंपनी बनाती है, सपोज दैट। तो दोस्तों मैं मार्केट में जाऊंगा और मैं कहूँगा, जहाँ पे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बिकते हैं, तो उनको कहूँगा कि भाई मेरे को एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर दे, ERP सॉफ्टवेयर दे। काफ़ी महंगे आते हैं। तो ERP सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं कि मेरी कंपनी में जो कच्चा माल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने रुपए का आ रहा है, मेरी कंपनी में कौन कौन काम कर रहा है, किसको मैंने सैलरी दे दी है ना, मैंने अपना टैक्स है, मतलब अपना कर जो है वो कितना भर दिया अब तक, और आने वाले साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट या कौन कौन से प्रोडक्ट है मैं लॉन्च करने वाला हूँ मार्केट में। तो दोस्तों कच्चे माल से लेकर और जब वस्तु बन के तैयार हो जाती है, मार्केट में लॉन्च हो जाती है, और आपके कंपनी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे वो कर्मचारियों को मैनेज करना, उनकी सैलरी मैनेज करना, प्रोडक्ट को देखना, है ना, कि उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, ये सब काम कौन करता है भाई, ये सब काम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, ये सॉफ्टवेयर करते हैं भाई सारे काम। तो विभिन्न विभागों जैसे कि लेखांकन, खरीद, मानव संसाधन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। एक कंपनी के अंदर होते हैं ना, ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट खरीद का होता है, एक मानव संसाधन का होता है। मानव संसाधन विभाग क्या देखता है, इस कंपनी के अंदर कितने पद खाली हो गए, और नए बंदों को सेलेक्ट करना, उनका सिलेक्शन करना, नए बंदों को ट्रेनिंग देना, ये मानव संसाधन विभाग होता है। तो देखो मैंने आपको जून 2025 का जो पेपर है उसको भी सॉल्यूशन करवा दिया था, किसी ने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना भाई, उसके अंदर भी 10-12 सवाल आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, PYQ में से आ जाते हैं 2-4 सवाल, तो है ना। तो पढ़ाने का तरीका तो मेरा देख रहे हो, क्योंकि मैं रटाता नहीं हूँ, कहाँ तक रटोगे यहाँ,
अरे रटने की भी तो कोई लिमिट होती है, तो रटो मत किसी चीज़ को। तो ये ईआरपी जो सॉफ्टवेयर है तो वे अलग अलग डिपार्टमेंट को मतलब एक जगह रखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के समन्वय करते हैं, जिससे डेटा की पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है, डेटा की अखंडता सुनिश्चित होती है। यानी कि डेटा है वो हम आसानी से देख सकते हैं कि भाई लेखांकन विभाग में क्या क्या डेटा आ चुका है, ऑडिटिंग से रिलेटेड, और कितना हमने खरीद कर लिया। मानव संसाधन विभाग का भी डेटा देख सकते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर से। इसके अलावा नियमित कार्यों को सुव्यवस्थित और स्वचालित करता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक रणनीतिक कार्यों के लिए समय मिल जाता है। यानी कि बहुत सारे काम है ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही कर जाता है। पहले दोस्तों फाइलों के ढेर लगे होते थे कंपनियों के अंदर, है ना, तो वो सारे काम वो ईआरपी सॉफ्टवेयर अपने आप कर लेता है, ताकि कंपनी को स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने यानी कि आगे आने वाले टाइम पे क्या प्लानिंग करनी है उसके लिए टाइम मिल जाता है। विभिन्न विभागों को जोड़ता है एक साथ, और निर्बाध डेटा प्रवाह यानी कि बिना रुकावट के डेटा फ्लो होता है, और बेहतर समन्वय स्थापित होता है। जैसे कि दोस्तों बिक्री आदेश स्वचालित रूप से उत्पादन और खरीद को सक्रिय करते हैं। यानी कि आपके पास है मान लो कच्चा माल खत्म हो गया तो कच्चे माल का ऑर्डर भी दे देगा और कच्चा माल आ भी जाएगा आपकी कंपनी में, क्योंकि ईआरपी सॉफ्टवेयर में पहले से ही ये सब इनबिल्ट होता है, लिखा होता है। मुख्य लाभ क्या दोस्तों, सूचना तक त्वरित पहुंच होती है, स्वचालित कार्यों से संचालन में तेजी आती है, यानी कि ऑटोमेटिक काम होने लगते हैं कंपनियों के अंदर। उससे क्या है आपके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है यानी कि आप है कंपनी में जल्दी से काम कर पाते हैं और लागत कम होती है। प्रबंधकों को, जो मैनेजर होते हैं कंपनियों को, उनको अच्छे डिसीजन लेने में ये सॉफ्टवेयर मदद करता है, ताकि वो वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकें। यह अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में दूरी कम करता है। डिपार्टमेंट बहुत हो सकते हैं कंपनी के अंदर, लेखांकन विभाग, खरीद विभाग और मानव संसाधन विभाग। इन विभागों का काम भी आसान बना देता है, ऐसे लिख देना आप। बदलती ज़रूरतों के अनुरूप ढलकर व्यावसायिक विकास में सहयोग प्रदान करना होता है। अब भाई सदी कौन सी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है ना, तो आज के टाइम पे दोस्तों अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर मार्केट के अंदर आगे बढ़ना आप, तो क्या करना पड़ेगा, तो ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा ताकि आप एडवांटेज में रहें। तो एग्जांपल देखो, ओरेकल, नेटसूट, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 और ओडो। ठीक है, ये सब क्या है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्यावसायिक संगठनों में डिजिटलीकरण और आईटी सुरक्षा के प्रभाव को समझाइए। थोड़ा सा इत्मीनान और तसल्ली के साथ में सुनते चले जाना। आपको कॉन्फिडेंस तो लग रहा होगा कि यार मैं पास हो जाऊंगी या मैं पास हो जाऊंगा। इसी वीडियो को मैंने 2 या 3 बार देख लिया, तो क्योंकि दोस्तों मैंने ईमानदारी से हैंड बिक्ड क्वेश्चंस लिखे हैं खुद, और उनका आंसर भी खुद ही लिखा है। आप PYQ उठा के देखें, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आए हुए हैं। और हमारा तो टारगेट है भाई 3-4 सवाल भी यहाँ से बन जाते हैं तो एटलीस्ट हम पास तो हो जाएंगे, है ना। और भाई 5 से ऊपर सवाल आते हैं तो क्या ही कहने हैं फिर, है ना, फिर तो मौज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्यावसायिक संगठनों में डिजिटलीकरण और आईटी सुरक्षा के प्रभाव को समझाइए। दोस्तों डिजिटलीकरण क्या होता है भाई, डिजिटलीकरण यानी कि पहले देखो कोई भी ऑफिस है, कोई भी कारखाना, फैक्ट्री है, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट तो ऐसा ही होता था जहाँ पर 100 से अधिक फाइलें रखी होती थी। उन फाइलों के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशंस होती थी। अब उनकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाल दी जाती है और फिर कंप्यूटर के माध्यम से हम देखते रहते हैं सब कुछ। तो ये डिजिटलीकरण है। तो क्या प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, स्वचालित प्रक्रियाएं और डिजिटल उपकरण समय पर और संसाधन बचाते हैं। तो मतलब टाइम भी बचाते हैं आपका लैपटॉप, आप लैपटॉप घर पे भी देख सकते हो, फाइलों को थोड़ी ले जाओगे 100 फाइलों को, और आपके रिसोर्सेज भी बताते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वैश्विक ऑडियंस तक पहुंच संभव हो पाती है। यानी कि आपका मान लो फर्नीचर का बिजनेस है तो आप गूगल एडसेंस की सहायता से एडवर्टाइज कर दो और नए नए कस्टमर है वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। डिजिटल समाधान और व्यक्तिकरण ग्राहक अनुभव को बढ़ाते हैं। जो कस्टमर है फीडबैक देते हैं कि आपकी दुकान से मैंने फर्नीचर खरीदा था, मज़ा आ गया भाई। डेटा एनालिटिक्स से नए व्यवहारिक अवसर और रुझान सामने आते हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, जो हिडन पैटर्न होते हैं, छुपे हुए पैटर्न है, मतलब एक साल के अंदर कितने जो सोफ़ा हैं वो बिके हैं, सोफ़ा बिका है या टेबल ज़्यादा बिकी है, तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाते हैं डिजिटलीकरण की सहायता से। दोहराए जाने वाले कार्यों के स्वचालन से टीमें अधिक मूल्यवर्धित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तो मतलब ऐसे काम जो कि बार बार हमें रिपीट करने पड़ते थे कंपनी के अंदर, ठीक है, वो काम नहीं करने पड़ेंगे डिजिटलीकरण के माध्यम से। अब समझ लो आईटी सुरक्षा के प्रभाव को ध्यान से देख लो। एक तो डेटा सुरक्षा है ना, जो संवेदनशील जानकारी होती है हमारी कंप्यूटर में, तो उसका प्रोटेक्शन होता है, वो बच पाती है। आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का बैंक अकाउंट है ना, आपने किस किस कंपनी के साथ में कौन कौन सी डील कर रखी है, तो अगर कंपनी के अंदर आईटी सुरक्षा आपने इनेबल कर रखी है, आपने ऐसे सॉफ्टवेयर एंटीवायरस लगा रखे हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, तो आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो कभी लीक नहीं होगा। और डेटा एनक्रिप्शन क्या का मतलब क्या होता है भाई, एनक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे कि आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो,
तो आप हो गए फर्स्ट पार्टी और सामने वाला होगा सेकंड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकती क्योंकि डेटा इनक्रिप्टेड होता है व्हाट्सएप पे। ये यहाँ पे इनक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। सॉरी यार, ये बैकग्राउंड नॉइस आपको डिस्टर्ब कर रहा हुआ है। मेरा घर है वो जस्ट रोड पे है भी, ठीक है, तो रोड पे आते जाते जो व्हीकल्स है वो परेशान कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ईयरफोन लगा के सुनना है। डेटा को गलत या अनधिकृत तरीके से बदलना। देखो कई बार क्या होता है, आपके सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं वो बदल दिए जाते हैं। अगर आपने आईटी सुरक्षा इनेबल कर रखी है तो कोई भी डेटा को ऑथोराइज नहीं कर सकता आपके अलावा, है ना, और डेटा का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि आपने डिजिटल साइन किए हुए हैं, है ना, कहीं पे, तो डिजिटल साइन को नहीं मिटा सकता कोई। डेटा वर्जनिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा को गलत तरीके से पेश नहीं किया जा सकता है अगर आईटी सुरक्षा आपने इनेबल कर रखी है तो। और आईटी सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम और डेटा हमेशा ज़रूरत पड़ने पर ही उपलब्ध हो, जैसे बैकअप आप लेते रहे। और रिडंडेंसी क्या होती है दोस्त? डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है सही टाइम पे आपको सही डेटा मिल जाए। इसके अलावा व्यावसायिक निरंतरता, आईटी सुरक्षा का ये भी प्रभाव है बिजनेस कंटिन्यूटी। साइबर हमलों से होने वाले रुकावटों के बाद भी महत्वपूर्ण कार्यों को जारी रखने या जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की क्षमता आपके पास में आ जाएगी। डेटा को बैकअप करना आपदा रिकवरी योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके आईटी सुरक्षा के? डेटा उल्लंघनों, रेनसमवेयर क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का मेलवेयर होता है, एक प्रकार का गलत प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये रेनसमवेयर एक प्रकार का गलत सॉफ्टवेयर होता है और धोखाधड़ी से होने वाले सीधे वित्तीय नुकसान को रोकता है। इसके अलावा साइबर युद्ध गतिविधियों, यानी कि जो साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, तो आपका जो फाइनेंस है वो बिगड़ ना जाए, आपका अकाउंट है वो खाली ना हो जाए, तो इसलिए भी आईटी सुरक्षा लगाई जाती है कंपनियों के अंदर। इसके अलावा कस्टमर का भरोसा तभी होगा जब आपके पास में आप प्रोवाइड करोगे उसको साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा किसी भी देश की सरकार ने डेटा सुरक्षा कानून और विनियम बनाए हुए थे, जैसे कि जीडीपीआर, HIPAA। ये मैं आपको बताऊंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जीडीपीआर वाला। तो जीडीपीआर वाला बार बार पूछा जाता है, ध्यान देना। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर इस प्रकार के कानून हैं, उनका पालन किया जा रहा है, तो दोस्तों हम कहेंगे कि वो कंपनी के सभी डेटा सुरक्षित हैं, ग्राहकों का विश्वास लगातार बना हुआ है। ये क्या था? ये आईटी सुरक्षा का व्यवसायों पर प्रभाव था, ठीक है। साइबर सुरक्षा क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गजब का सवाल है भाई, 1 नंबर का। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मज़ा आ गया इस सवाल को पढ़ के। साइबर सुरक्षा क्या है दोस्तों? साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को डिजिटल हमलों या चोरी या क्षति या अनाधिकृत, यानी कि अनऑथोराइज्ड, बिना किसी अथॉरिटी के, उसको कहते हैं अनाधिकृत पहुंच से बचाने की प्रक्रिया है, जिसमें हमारा निजी जानकारी और वित्तीय डेटा को हैकर से बचाना शामिल होता है। इसके लिए तकनीक, प्रक्रियाएं और लोगों के व्यवहार का उपयोग शामिल है। जैसे कि दोस्तों फिशिंग हो जाती है, स्पूफिंग हो जाती है। जानते हो फिशिंग क्या होती है? स्पूफिंग ये हैकर्स इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स होती है जिससे कि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो चुराया जा सके। तो साइबर सुरक्षा क्या है? जिसके अंदर मतलब कोई भी हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो चुरा ना पाए, नुकसान ना कर पाए सिस्टम का, और कोई भी उस डेटा तक पहुंच ना पाए, तो वो सुरक्षा साइबर सुरक्षा कहलाती है। अब देखो इसके प्रमुख सिद्धांत देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, है ना, बार बार आता है दोस्तों, ये छोटा सवाल भी आ सकता है, पहचान क्या होती है? तो पहचान वह प्रारंभिक चरण है जहां कोई उपयोगकर्ता या सिस्टम अपनी पहचान घोषित करता है। यह आमतौर पर एक यूनिक पहचानकर्ता प्रदान करने हेतु किया जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? एक यूजर जो होता है सिस्टम को अपना नाम देता है, अपना ईमेल आईडी देता है और उपयोगकर्ता आईडी प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों जब आप नया मोबाइल लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, तो पूछता है ना आपकी ईमेल आईडी के आपका नाम क्या है, तो आपकी पहचान हो गई। कंप्यूटर सिस्टम समझ जाएगा कि ये बंदा अगर चलाएगा तो मैं इसको एक्सेस करने दूंगा डेटा को, है ना, डिवाइस में जो भी है वो देख सकता है ये यूज़र। सिस्टम को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि मनुष्य, उपकरण या सॉफ्टवेयर के बीच विशिष्ट रूप से अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। अब यह सिस्टम को पता चलना चाहिए कि रोबोट चला रहा है, मुझे इंसान चला रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिए केवल पहचान ही पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि पहचानकर्ता को आसानी से चुराया या अनुमान लगाया जा सकता है। अब जैसे कि आप घर पे नहीं है लेकिन आपका भाई चला रहा है आपके लैपटॉप को, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा या फिर फोटो वीडियो पड़ी हुई है जो कि आप दिखाना नहीं चाहते उसको, तो पहचान ज़रूरी नहीं है दोस्तों इससे कि आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को बचा पाएँ। इसके लिए दोस्तों
नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण ये पूछा गया था दोस्तों जून वाले पेपर में भी। प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा साक्ष्य या प्रमाण पत्र मांगकर दावा की गई पहचान को सत्यापित किया था। यानी कि दोस्तों आपको प्रूफ देना पड़ता है कि क्या आप वही हैं जो इस सिस्टम के ओनर हैं, क्या आप वही हैं, क्या आप वही हैं जो अभी चलाने वाले कंप्यूटर को या फिर सूचना देखने के लिए दावा कर रहे हैं अपना। तो दोस्तों ये जो ऑथेंटिकेशन है, प्रमाणीकरण, यह चरण विश्वास स्थापित करता और पुष्टि करता कि उपयोगकर्ता वही व्यक्ति है जो वह होने का दावा करता है। यानी कि जैसे कि आप और मतलब आपका ही लैपटॉप है तो, और लैपटॉप दोस्तों ऑथेंटिकेट करेगा आपको दूसरे चरण में, है ना। तो सिस्टम है दोस्तों आपसे कुछ क्रेडेंशियल्स जानकारी मांगेगा, कुछ गुप्त जानकारी मांग सकता है, जैसे कि मतलब आपके उंगलियों के निशान, है ना, या फिर आपकी मम्मी का नाम, आपके पेट का नाम, आपके पहले स्कूल का नाम, या फिर चेहरे को स्कैन कर सकता है या आवाज़ की पहचान कर सकता है। ये सब बायोमेट्रिक डेटा होते हैं। इनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम समझ जाएगा कि ये वही बंदा है जिसका लैपटॉप है। इसे कहते हैं प्रमाणीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है कि कम से कम 2 प्रकार के सवाल तो पूछे जाएं, है ना। एक प्रकार का सवाल जैसे कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, वो आपने बता दिया जैसे तैसे, मान लो आपका दोस्त का लैपटॉप हो, उसमें कोई फ़ोटो वीडियो वो आप देखना चाहते हो। फिर दूसरा सवाल पूछेगा कि आपके चलो मैं फेस स्कैन करूँगा, चलो सामने आओ। तो दोस्तों फेस स्कैन करोगे तो सिस्टम समझ जाएगी आप तो वो बंदे नहीं हो जिसका लैपटॉप है, ठीक है, वो तो आपका दोस्त का लैपटॉप है वो, तो आपको वो फिर ऑथराइज नहीं करेगा, ऑथेंटिकेशन नहीं करने देगा वो। ये प्रमाणीकरण कहलाता है। आगे चलते भाई, प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन क्या होता है, उपयोगकर्ता की सफलतापूर्वक पहचान और प्रमाणीकरण होने के बाद में प्राधिकरण प्रणाली जो ऑथराइजेशन सिस्टम होता है यूजर के पहुंच के अधिकारों और विशेषाधिकार सिस्टम पूर्व निर्धारित नीति या नियमों की जांच करके यह तय करती है कि प्रमाणित उपयोगकर्ता कौन से काम करने की अनुमति है और वे किन संसाधनों तक पहुँच सकते हैं। देखो पहला स्टेप तो क्या था, पहला सिद्धांत साइबर सुरक्षा का पहचान, जिसमें नाम, ईमेल आईडी ये सब होता है, आइडेंटिफिकेशन। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इसको कोई भी है मतलब आपका आईडी पासवर्ड किसी को पता है तो भी आपका लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल है वो खोल सकता है। आइडेंटिफिकेशन। प्रमाणीकरण भाई इसके अंदर मतलब बायोमेट्रिक डेटा मांग सकता है, जैसे कि आँखों की पहचान, है ना, आपका थंब इम्प्रेशन या फिर आपका फेस स्कैन, ये सब ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण में होता है। अब आते हैं ऑथराइजेशन, यानी कि ऑथराइजेशन क्या बताता कि भाई कौन से डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक आप पहुँच पाएंगे, कंप्यूटर के अंदर क्या देख पाएंगे, तो ये प्राधिकरण कहलाता है। इसकी मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत एक मूलभूत सुरक्षा अवधारणा जिसके तहत उपयोगकर्ताओं केवल उनके कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर की पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे खाता हैक होने की स्थिति में संभावित नुकसान सीमित हो जाता है। यानी कि प्राधिकरण में भी मतलब आपको एक मिनिमम लेवल तक पहुंच प्रदान की जाती है ताकि आपका जो अकाउंट है वो हैक ना किया जा सके। प्राधिकरण में आप ये समझो कि कंप्यूटर की अधिकांश जानकारी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवसाय, वाणिज्य और व्यापार में प्लास्टिक मुद्रा के विभिन्न उपयोगों के बारे में बताओ। दोस्तों अगर आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो PYQ, तो उसमें ऐसे ही सवाल पूछे गए। ये PYQ का ही सवाल है। प्लास्टिक करेंसी क्या होती है, जैसे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, या फिर आपके पास कोई सैमसंग का महंगा मोबाइल है तो उसके अंदर NFC इनबिल्ट है। NFC क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, यानी कि जहाँ पर आप बड़े बड़े स्टोर, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं वहाँ पर आप मोबाइल को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, वो NFC कहलाता है। तो प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड आपका जो ATM हो गया या आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्लास्टिक मनी होते हैं। तो व्यवसाय यानी कि बिजनेस के अंदर, वाणिज्य कॉमर्स के अंदर, और व्यापार यानी कि ट्रेड के अंदर क्या इनके उपयोग है। तो व्यवसाय और वाणिज्य में उपयोग देखो, व्यवसायों को बड़ी मात्रा में नकदी संभालने की परेशानी से बचाता है। जैसे कि दोस्तों मान लो आपके ATM में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 5 लाख जेब में थोड़ी ले जाओगे, कोई पूछ सकता है कि 5 लाख लेके कहाँ से आए हो तुम। तो ये आपका डेबिट कार्ड में रहेगा तो सही रहता है, ये लेन देन आसान हो जाता है, सुरक्षित और तेज़ हो जाता है। इसके अलावा ये ई-कॉमर्स ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अपन क्या करते हैं, अपन ATM के इस्तेमाल से अपन ट्रांजैक्शन वगैरह कर देते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाता है, जिससे कि जो आपका जो व्यवसाय है दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाता है क्योंकि कार्ड दुनिया भर में स्वीकार की जाते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम होती है। लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने से लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन आसान हो जाता है, जिससे खर्चों पर नज़र रखना संभव हो पाता है। इसके अलावा नकदी की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि दोस्तों चोरी या खो जाने पर आप कार्ड ब्लॉक करवा देते हैं। व्यापार में उपयोग क्या है दोस्तों, व्यापार में उपयोग
ये उपभोक्ताओं के लिए ग्राहक बिना नकदी के तुरंत भुगतान कर सकते हैं, जिससे खरीदारी आसान हो जाती है। और क्रेडिट कार्ड तत्काल खरीदारी, यानी कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है भाई, 1 महीने तक आपने पैसे यूज कर लिए, जैसे कि 20,000 लिमिट है तो 1 महीने बाद में आपको वापस क्रेडिट कार्ड में डलवा दो पैसा, ऐसे इस्तेमाल करना होता है क्रेडिट कार्ड। तो तुरंत आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वहाँ पर प्लास्टिक मनी या क्रेडिट कार्ड काम में आता है। कैशबैक, छूट, रिवार्ड पॉइंट जैसे अतिरिक्त लाभ हमें प्लास्टिक मनी से मिलते हैं। असली मनी क्या होता है? असली मनी तो वही होता है ना, जैसे कि कागज़ वाला जो हम ले जाते हैं, किराना वाली सब्जी खरीद के लाते हैं, किराना की शॉप पे जाते हैं। प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी दोस्तों ये बढ़िया मैं तो मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर खो जाने का ये सब डर नहीं रहता। डेबिट कार्ड के माध्यम से 24 घंटे एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा होती है। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल भुगतानों के लिए अनिवार्य है, जिससे घर बैठे आप खरीदारी शॉपिंग कर सकते हैं। अब भाई, अब एक तो अमेजन पे जाते हो, कैश ऑन डिलीवरी आजकल बंद ही हो गए, आप तो एटीएम से ही जो एटीएम से वहीं से पैसे अब कटवाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेल मर्ज के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से समझाइए। मेल मर्ज की प्रक्रिया को 3 चरण में समझाइए। दोस्तों मेल मर्ज होता क्या है? देखो मेल मर्ज क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझ लो, तभी तो इसके बारे में लिखोगे। बार बार रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा बार यही सवाल रिपीट हुआ, इसलिए मैंने लिखा भाई मेल मर्ज। यानी कि दोस्तों जैसे कि आपका एक ऑफिस है जहाँ पे 10 बंदे काम करते हैं, दिवाली आई और आपको बोनस देना है, किसी को 3,000 देने, किसी को 1,500, किसी को 2,000 रुपये, है ना, ये बोनस देना है। तो दोस्तों 10 बंदे हैं, सबके लिए अलग अलग ईमेल लिखने थोड़ी बैठोगे आप, है ना, कि आपका नाम अमित है, आपको मैं इतने बोनस दे रही हूँ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया। नहीं भाई, एक फॉर्मेट बनाओ जिसके अंदर उसका नाम हो, उसका जो बोनस है वो लिखा हो, इसकी एम्प्लॉय आईडी वो लिखी हो। तो मेल मर्ज के में क्या होता है कि आपको सबको अलग अलग ईमेल नहीं भेजना होता, एक ईमेल आप लिख दो, एक फॉर्मेट तय कर लो, है ना, और उसी में आप सबको फॉरवर्ड कर दो, ये मेल मर्ज कहलाता है। समझ गए? तो दोस्तों मेल मर्ज वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सुविधा होती है मेल मर्ज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक सुविधा होती है मेल मर्ज, जिसमें अपन क्या करते हैं कि कोई भी प्राप्तकर्ता या कोई भी रिसीवर जो जिसको मान लो बोनस वगैरह मिलने वाला, जिसके नाम, पता, कस्टम विवरण हो सकता है, हम लिखते हैं और उनको फिर वितरित कर देते हैं। तो मेल मर्ज वर्ड प्रोसेसर और ईमेल क्लाइंट में एक शक्तिशाली, एक पावरफुल टूल है भाई। जैसे कि जीमेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज एक सुविधा होती है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट में हम नाम, पता और कस्टम विवरण यानी कि अपने हिसाब से कुछ जानकारी लिखते हैं और सभी को अपन बांट देते हैं, सभी को सर्कुलेट कर देते हैं, मेल मर्ज कहलाता है। मुख्य घटक क्या होते हैं भाई? यह आपका टेम्पलेट है, उदाहरण के लिए एक पत्र या ईमेल लिफाफा या लेबल हो सकता है, इसमें टेक्स्ट, लेआउट शामिल हो सकते हैं जो कि सबके लिए समान रहते हैं। इसमें मर्ज फील्ड नामक विशेष प्लेस होल्डर शामिल होता है, जहाँ व्यक्तिगत डेटा डाला जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल का डेटा डाला जाएगा। डेटा स्रोत क्या होता है? जहाँ से आप डेटा कॉपी करते हैं, जैसे कि नाम, पते, फ़ोन नंबर। और सामान्य डेटा स्रोतों में एक्सेल स्प्रेडशीट, वर्ड टेबल या डेटाबेस फाइलें आती हैं। मर्ज फील्ड में आप ऐसे लिखते हो कि कुछ कोड आपको लगाने पड़ते हैं, जैसे कि ये 2 तीर के निशान नहीं दिख रहे, इसके बीच में आप नाम लिख दो, या फिर नाम के अलावा आप बोनस भी लिख सकते हो, यहाँ पे 4,000, 3,000, है ना, 1,700 ऐसे। ये आप मर्ज फील्ड में लिखते हो, विशिष्ट कोड होते हैं। ये सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि डेटा स्रोत में प्रत्येक रिकॉर्ड से संबंधित डेटा कहाँ पर सम्मिलित आपको करना है। दोस्तों अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं सिखा नहीं सकता हूँ यार, अभी टाइम ही नहीं है। मेल मर्ज कैसे बनाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रट लो इसको। प्रक्रिया क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप खोलना है, मेलिंग टैब पे जाएं, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, दस्तावेज का प्रकार चुनें, जैसे कि आप लेटर लिख रहे हैं सबके लिए या ईमेल आप सबको बांट रहे हैं। प्राप्तकर्ताओं का चयन करें, किस किस को आप मेल भेजना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, और फिर किसी मौजूदा सूची, है ना, का उपयोग करने के लिए विकल्प चुनें और एक नई सूची टाइप करें। एक्सेल और आउटपुट में कोई भी सूची, अगर कोई भी लिस्ट अवेलेबल है तो उस लिस्ट को सेलेक्ट कर लें कि भाई इस लिस्ट में जितने बंदों के नाम लिखे हुए हैं इसको मैं बोनस भेज रही हूँ। आगे चलते हैं। अपना पत्र या दस्तावेज लिखें जिसमें व्यक्तिगत जानकारी के लिए खाली स्थान छोड़ दें। खाली स्थान में अपना कर्सर रखें, कर्सर यानी कि जो माउस वाला वो जो एरो होता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करें और अपनी सूची से पहला नाम या पता फील्ड जैसे चुनें। मेलिंग टैब पर परिणामों का पूर्व अवलोकन करें, देख लें एक बार। और ये देखो, मेलिंग टैब पर एक चीज़ लिखी होती है, परिणामों का पूर्वावलोकन करें, इस पर क्लिक करना है और देखना है कि प्रत्येक दस्तावेज वास्तविक डेटा के साथ में कैसा दिखेगा। जैसे कि अनिल को 4,000 रुपये देने हैं, उसकी ईमेल आईडी सही है क्या, उसका एम्प्लॉय आईडी भी सही है क्या, तो आप एक बार देख लें इस बटन को क्लिक करके। और फिनिश और मर्ज पे क्लिक करें। हम व्यक्तिगत दस्तावेजों को संपादित करने, दस्तावेजों को प्रिंट करने या ईमेल संदेश भेजने का विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि प्रिंट भी करवा सकते हैं कि इसको कितना बोनस मिल रहा है, या फिर फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।
और आप सेव भी कर सकते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों किस किस को ये मेहनत मेरी पसंद आ रही है, अगर अच्छा लग रहा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उसकी वजह से वीडियो का रीच बढ़ने वाला है, ठीक है, काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है यूट्यूब का, और मोटिवेशन भी मिलता है, सपोर्ट मिलता है यार, जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है उसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं अपन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। इसमें दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, इक्वेशन संपादन यानी कि इक्वेशन एडिटर और ट्रैकिंग। इनके बारे में आपको बताना, ये आया हुआ सवाल है भाई, क्या क्या पूछता है बंदा एग्जामिनर भी, है ना, कोई कसर थोड़ी छोड़ता है फेल करने की। चलो यार पढ़ते हैं, अब पूछ लिया तो इक्वेशन एडिटर क्या होता है। राइट साइड में देखो आप, राइट साइड में देखो, जैसे कि ये एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना द्विघात समीकरण। अब दोस्तों ये आप कैसे लिखोगे, ये आप कैसे लिखोगे वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में, तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ती है ना, कुछ कमांड देने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो H2O2 है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, H2O2 इसका रासायनिक सूत्र होता ना, तो फिर इसको अभिक्रिया में कैसे लिखते हैं अपन, H2O2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, फिर ये टूट जाते हैं H2O में, पानी में, और O2 में। इसको कैसे लिखोगे आप ALT के साथ में बराबर का निशान दबाओगे, साथ में ALT और बराबर का निशान, फिर ये H2 H के नीचे 2 आ जाएगा, H के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे भी 2 आ जाएगा, ऐसे। तो इसी तरह से हम सूत्र लिखते हैं, कोई कमांड दे करके। मैंने एक सिंपल सा बताया था अभी, ALT के साथ में अपने को अगर बराबर का चिन्ह दबाएंगे तो दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे, किसी भी मतलब जैसे कि ABCD, इनके नीचे संख्याएँ लिख सकते हैं, एल्ट प्लस अगर अपन दबाएंगे बराबर का निशान, इक्वल का निशान। तो जैसे इक्वेशन एडिटर आप समझ गए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वेटर एडिटर का काम जटिल गणितीय सूत्रों और प्रतीकों को ऑब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित और स्वरूपित करना होता है। मुख्य लाभ देखो इसके, 150 से अधिक गणितीय प्रतीकों चिन्हों तक पहुंच मिलती है, जिसमें ग्रीक अक्षर, ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि 2+3 है ना, 2 धन 3, ये योग होता है, समाकलन, गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर होते हैं ना। और उच्चारण चिन्ह भी शामिल हो, और जो कीबोर्ड पर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, ये आपको इक्वेशन एडिटर पे मिल जाएंगे। जटिल समीकरणों को संरचित स्ट्रक्चर करने के लिए भिन्नों, मूलों, मैट्रिक्स और स्क्रिप्ट लिखने के लिए फ्रेमवर्क का उपयोग करना चाहिए, और पदानुक्रमित सूत्रों के लिए टेम्पलेट को नेक्स्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यह स्वचालित रूपों से स्पेसिंग और फॉन्ट को समायोजित यानी कि एडजस्ट करता है, और टाइप किए गए रैखिक समीकरणों जैसे कि A या अथवा B को पेशेवर देखने में आकर्षक आउटलेट बनाता है। रिपोर्ट विश्लेषण या शैक्षिक सामग्री के लिए स्पष्ट पठनीय गणितीय अभिव्यक्ति यानी कि जो एक्सप्रेशन हो वो बना सकते हैं, जिससे कि डेटा अधिक आसानी से समझ में आ सके। समीकरणों को वस्तुओं के रूप में डाला जाता है, जिससे उन्हें स्थानांतरित, आकार परिवर्तित, कॉपी या संशोधित यानी कि प्रोसेस्ड किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है, जिससे वे पुनः प्रयोज्य यानी कि वापस से काम ले सकते हैं और समायोजित करने में आसान हो जाते हैं। समायोजित करना मतलब एडजस्ट करने में आसानी हो जाती है। तो ये एक द्विघात समीकरण था, इसके लिए हमें कुछ कमांड देनी पड़ेगी, तभी तो ये सूत्र आएगा वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो जो लिखा हुआ वो उसको रट लेना यार। ट्रैकिंग क्या होती है समझ तो गए हो ना। देखो ट्रैकिंग आपको बता देता हूँ, फिर रटने में भी आसानी हो जाएगी। ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके बॉस ने एक टेबल भेजा आपको, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, फिर उसके दोस्त का नाम, सैलरी लिख दिए उसके सामने, प्रोजेक्ट का नाम लिख दिए, ये प्रोजेक्ट कर लो इतना सैलरी मिल जाएगा, जैसे कि 3,000 रुपये मिलेंगे आपको प्रोजेक्ट करने के लिए। आपने गलती से, आपने मतलब जानबूझ के क्या किया, 3,000 की जगह 5,000 सैलरी लिख दी। तब वो जो टेबल है बॉस के साथ जाएगी, तो वहाँ पे बॉस चेक कर सकते हैं कि यार इस टेबल के साथ में छेड़छाड़ की है आपने। तो दोस्तों इस तरह से ट्रैकिंग करके हम किसी भी डेटा में क्या बदलाव किया गया है, जैसे कि पहले 3,000 था, अब आपने 5,000 कर दिया, तो वो दिख जाएगा वहाँ पे। अगर उस देखो यहाँ पे अलग अलग संख्याएं लिखी गई है ना, तो किसी भी संख्या का अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा। अगर ट्रैकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर से ये जो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं ना, जैसे कि बोल्ड लेटर, कैपिटल, ये सब अलग अलग जो दिए गए हैं, तो ये सब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो। ट्रैकिंग के माध्यम से आप बता सकते हो कौन सा डेटा बदला गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रैकिंग 2 भूमिकाएं निभाता है, टेम्पलेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और चार्ट जैसी सुविधाओं का उपयोग करके प्रगति की निगरानी करना, और पुराने ट्रैक चेंजर फीचर के साथ माध्यम से साझा दस्तावेजों में किए गए परिवर्तनों को ऑडिट करना है, यानी कि आप जो परिवर्तन किया गया है टेबल में उसको लिख सकते हैं, बदल सकते हैं। ये ट्रैकिंग का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जो रिकॉर्ड करता है कि किसने क्या और कब संपादन किया, यानी कि आपने, जैसे कि आपने 12 जनवरी को कोई टेबल में छेड़छाड़ की, तो ये भी बता देगा।
जिससे सहयोग के लिए इस एक स्पष्ट इतिहास बनता है, यानी कि पूरी हिस्ट्री बन जाती है कि कब किसने डेटा एक्सचेंज किया होगा। मूल विचार ये है कि डेटा पर स्पष्टता और नियंत्रण प्राप्त करता है, चाहे वह आपका अपना वर्कफ्लो या टीम का योगदान, जवाबदेही और डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने। डेटा की इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसने डेटा के साथ में छेड़छाड़ की होगी। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट में, एक्सेल में अपन ट्रैकिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, बढ़िया सवाल है। पेरोल संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि को संदर्भित करता है या बताता है। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। पेरोल समझते हो क्या होता है भाई? पेरोल होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर मतलब ये लिखा होता है कि किस कंपनी का कर्मचारी है, उसका कितना वेतन है, मजदूरी कितना मिल रहा है, बोनस कितना मिल रहा है, उसको अन्य भुगतान है, वो सब किस में लिखे होते हैं? पेरोल में लिखे होते हैं। ठीक है, तो पेरोल के मुख्य घटक देख लो आप। कुल वेतन लिखा होता है इसमें, मूल वेतन, प्रति घंटा मजदूरी, ओवर टाइम लिखा होता है, बोनस कमीशन लिखा होता है। इसके अलावा टीडीएस लिखा होता है, टोटल डिडक्शन, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत कितना पैसा मिलने वाला। तो ये पेरोल में लिखा होता है सब कुछ, इस तरह से लिख देना। और कर्मचारी को प्राप्त होने वाली अंतिम जो राशि होती है, यानी कि कट पिटा के जो भी इन हैंड जो सैलरी मिली होती है, वो भी पेरोल में लिखी जाती है। आगे चलते हैं, वेतन प्रक्रिया। तो इसके अंदर काम के घंटे, लाभ, भत्ते और एक मुश्त भुगतान, यानी कि अगर एक साथ उसने पेमेंट कर दी कर्मचारी को बॉस ने, तो वो भी लिखा होता है। इसके अलावा आपका जो वेतन है कब डिसाइड किया गया, कितनी कटौती हैं वो की जा रही हैं आपके सैलरी में, और आपके बैंक अकाउंट में वो सैलरी कब जाएगी। तो ये सब पेरोल में लिखा होता है भाई। पेरोल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कर्मचारी को सुनिश्चित होता है कर्मचारी सही टाइम पे काम कर पाते हैं, वेतन उनको सही टाइम पे मिलेगा। तो इसके अलावा कर और श्रम कानून संबंधी, यानी कि जो टैक्सेशन और लेबर लॉज होते हैं किसी भी देश के, उन दायित्वों को भी पूरा करता है पेरोल। पेरोल कंपनी पर एक दायित्व होता है भाई। पेरोल में सब कुछ लिखा होता है आपके, जो भी मैंने आपको बताया है, कितना घंटा काम करोगे, कितना आपको बोनस मिला, कितना टीडीएस है, कटपिटा के कितना मिलेगा आपको, है ना। ये सब पेरोल में लिखा गया जाता है। आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा और भी एक इम्पोर्टेंस है इसका पेरोल का, वित्तीय सटीकता। वित्तीय अभिलेखों के रखरखाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये पेरोल। आगे चलते हैं, पूंजीगत बजटन एक ऐसी प्रक्रिया जहां कोई संगठन किसी परियोजना का ज़्यादातर दीर्घकालिक मूल्यांकन करता है। इस कथन को स्पष्ट करना आपको, समझ गए क्या सवाल है? तो पूंजीगत बजटन एक ऐसी प्रक्रिया जहां कोई संगठन किसी परियोजना का ज़्यादातर दीर्घकालिक मूल्यांकन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर दोस्तों, जैसे कि आपको कच्चा माल खरीदना है, सुविधाओं का विस्तार करना है, कोई नया मशीन खरीदना है, तो उसका मूल्यांकन और चयन करते हैं आप, बजट तैयार करते हैं उसके लिए, है ना, बजट प्लान करते हैं ना। तो उसी को कहते हैं पूंजीगत बजटन, जहाँ पे आप लिखते हैं कि मुझे इतना पैसों का नीड पड़ेगा, इतने कर्मचारी हायर करने पड़ेंगे, इतने बंदों को सैलरी देनी पड़ेगी, इतनी मशीन खरीदनी पड़ेगी। ये सब बजट करते हैं जब आप लिखते हैं, उसको पूंजीगत बजटन कहते हैं। तो पूंजी बजट निर्धारण के मुख्य पहलू देखो आप। एक तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। दृष्टिकोण यानी कि नज़रिया, लॉन्ग टर्म में आप देख पाते हैं कितना पैसा मुझे चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। इसमें बड़े हुए यानी कि बड़े खर्चे और परिसंपत्ति यानी कि जितना भी आपके पास में एसेट्स है, कंपनी का धन से संबंधित मामले शामिल होते हैं, जिनसे कई वर्षों तक लाभ मिलने की उम्मीद होती है और जो भविष्य की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न अवसरों, डेटा बजटिंग में विभिन्न अवसरों, जैसे कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, नई मशीन खरीदने वाले हैं, क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, किस प्रोडक्ट में क्या कितना रुपए का नुकसान हो सकता है, और आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, वो सब किस में लिखते हैं आप? पूंजीगत बजटन में लिखते हैं, पूंजीगत बजटन में। इसके अलावा सर्वोत्तम वित्तीय परिणामों के लिए सीमित पूंजी का निवेश कहाँ करना चाहिए, ये भी बिल्कुल आप इसी से तय कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल बजटिंग है, पूंजीगत बजटन, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक तो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, पूछा गया था जून 2025 वाले पेपर में, तभी मैं कह रहा हूँ सोल्ड पीवाईक्यू देख लेना, मैंने अभी डाला हो, किसी ने नहीं डाला, मैंने डाला हो भाई, क्योंकि उसको मेहनत लगती है यार बनाने में। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, यह प्रारंभिक लागत को घटाकर भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना करता है, एनपीवी। दूसरी तकनीक है आंतरिक प्रतिफल दर, ये आईआरआर भी पूछा गया है। वह छूट दर जिस पर एनपीवी शून्य के बराबर हो जाता है उसको आईआर कहते हैं, आईआरआर, आंतरिक प्रतिफल दर। तो ये दो तकनीकें थी जिससे अपन पूंजीगत बजटन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी याद रखना, भुगतान अवधि क्या होती है? प्रारंभिक निवेश की वसूली में लगने वाला समय, यानी कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा। इसके अलावा आप स्ट्रेटजी तय करते हैं पूंजीगत बजटन में कि मैं कब तक अपना गोल अचीव कर पाऊंगी, कितने टाइम तक मैं प्रोडक्ट को लॉन्च कर दूंगी। आगे बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, एक नया सवाल मैंने आपके लिए बनाया है,
पावर पॉइंट में उदाहरणों के साथ ग्राफ अथवा चार्ट तथा आरेख यानी कि डायग्राम को शामिल करिए उदाहरण के साथ में। किस तरह से शामिल करना होता है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा और थोड़ा आपको रटना होगा, क्योंकि बताया ना भाई 2-3 महीने लगते हैं इन चीज़ों को सीखने में, पावर पॉइंट, MS वर्ड को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, गूगल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कमांड करना है। तो ठीक है, पूछ के देख लेना, आपके पास में जो साइबर कैफ़े वाले भाई है ना उनको पूछ के देख लेना कितना टाइम लगता है इनको सीखने में। तो अपने को थोड़ा समझना है, थोड़ा रटना भी है, समझ गए। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि पावर पॉइंट में हमें एग्जाम्पल के साथ में ग्राफ या चार्ट कैसे ऐड करना है और कोई डायग्राम को कैसे ऐड कर सकते हैं वह हमें बताना है। देखो पावर पॉइंट आप चलाते हैं जब भी, किस किस ने पावर पॉइंट चलाया है? अगर नहीं चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखना चाहिए यार, सीखना चाहिए। AI का टाइम है, आपको एक तो MS वर्ड एग्ज़ाम के बाद में, एक तो MS वर्ड सीखना, एक MS एक्सेल सीखना और एक पावर पॉइंट सीखना। आगे बढ़ना है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर। चलो भाई सीखते हैं फिर थोड़ा बहुत। अभी तो थोड़ा बहुत सीखेंगे अपन ग्राफ या चार्ट पावर पॉइंट में कैसे ऐड करते हैं इसको। देखो अगर आपको, आपने देखा है कि इस शहर की जनसंख्या इतनी है, साक्षरता दर इतनी है, इतना लिंगानुपात है, तो एक पाई चार्ट होता था, एक गोला होता था, उसके अंदर मतलब हरे, लाल रंग, पीला, ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन होता था एक सर्कल के अंदर, एक वृत्त के अंदर। या तो वो ऐड करना या फिर इस तरह का ग्राफ भी आप बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं ग्राफ अथवा चार्ट, कैसे डालें पावर पॉइंट में? उस स्लाइड पे जाएं जहां आप चार्ट डालना चाहते हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है आपको, फिर इंस्ट्रक्शंस समूह से चार्ट आपको चुनना है कि आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं। पाई चार्ट का मतलब होता है जो गोला होता है, ठीक है, सर्कल होता है, उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, लिंगानुपात इतना है, साक्षरता दर इतनी है ना, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष हैं, वो होता है पाई चार्ट। एक ग्राफ चार्ट होता है। तो कौन सा चार्ट चुनना आपको, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन समूह में आप जाएं, चार्ट का प्रकार चुने, चार्ट डालिए और संवाद बॉक्स में बाईं और एक श्रेणी होती है जहाँ पर कॉलम, पाई, लाइन ये सब लिखा होता है, वो सेलेक्ट करना और दाईं और अपनी इच्छित चार्ट शैली पर डबल क्लिक करना और फिर ठीक से है पर क्लिक करना आपको, फिर ठीक है इस पर क्लिक करना है। देखो ग्राफ या चार्ट कैसे डालेंगे? सबसे पहले उस स्लाइड पे जाएंगे जहाँ पर अपन चार्ट डालना चाहते हैं, इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शंस समूह से चार्ट का टाइप चुनेंगे, समझ गए, और फिर इच्छित चार्ट शैली पर डबल क्लिक करेंगे, फिर ठीक है आप कंफर्म है इस चार्ट या ग्राफ के लिए, उस पर क्लिक करना आपको। आगे चलते हैं, अपने डेटा दर्ज करें, तो नमूना डेटा वाला एक्सेल वर्कशीट दिखाई देगी आपको, और प्लेस होल्डर डेटा को जो आप लाना चाहते हैं उस शीट पर को अपनी वास्तविक जानकारी से बदलें, श्रेणियों और मानों को समायोजित करके अपना चार्ट अनुकूलित करें। इसके अलावा शीर्षक, डेटा, लेबल, लेजेंड आदि जोड़ने हटाने के लिए चार्ट पर प्लस आइकॉन पर क्लिक करना अपने को। इसके अलावा रंगों और शैलियों को शीघ्रता से बदलने के लिए ब्रश आइकन का उपयोग करें। डेटा बिंदु और दिखाने छिपाने के लिए फनल आइकन का उपयोग करना चाहिए। रिबन में चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब का उपयोग करके फ़ॉन्ट, रंग और लेआउट को अधिक अनुकूलित कर सकते हैं। स्लाइड पर चार्ट का आकार बदलने के लिए कोनों को थोड़ा सा खींचे। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में ग्राफ या चार्ट बना सकते हैं। देखो आरेख या डायग्राम को कैसे इंसर्ट करना होता है। सबसे पहले तो इंसर्ट टैब पे जाएं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब पे जाएं, अगर कोई भी चित्र को, डायग्राम को, आरेख को आपको स्क्रीन पे लाना है। पावर पॉइंट रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, फिर आप स्मार्ट आर्ट चुनें, यानी कि जैसे कि इलस्ट्रेशन समूह में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। संवाद बॉक्स में, संवाद बॉक्स क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें प्रक्रिया, पदानुक्रम, संबंध जैसी कैटेगरी चुनना है। इसके अलावा किसी भी लेआउट जैसे कि एक बेसिक फ्लोर चार्ट पर आपको क्लिक करना है, ओके दबाएं, और टेक्स्ट फलक में सीधे या ग्राफिक्स प्लेस होल्डर्स को अपनी सामग्री से बदलें जहां पर आप वो चित्र लाना चाहते हैं। इसके अलावा चित्र में रंग, शैली या लेआउट बदलने के लिए स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन टैब का भी उपयोग आप कर सकते हैं। इस चीज़ को रट लेना, रटने के अलावा कोई इलाज नहीं है दोस्त, क्योंकि या तो पावर पॉइंट चलाना सीख लो या फिर पास होना सीख लो, ठीक है। तो पास होंगे फिर बाद में सीखेंगे, है ना, बाद में सीखेंगे अपन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 13, वेब ब्राउज़र URL www के बारे में बताओ। आसान सवाल है, कभी तो सुना होगा ना। वेब ब्राउज़र तो सबने सुने, राइट साइड में देख लो भाई, वेब ब्राउज़र है तरह तरह के, है ना। सबसे धीमे मुझे लगता है इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ये लैपटॉप में आता था पहले, अब मुझे पता नहीं आता कि नहीं आता, लेकिन मैं तो जनरली क्रोम यूज़ करता हूँ, है ना। क्रोम मुझे सही लगता है। और ये सफारी दे रखा है सबसे लेफ्ट साइड में। अब ये जो जितने अमीर लोग हैं एप्पल चलाने वाले, ये चलाते हैं इस ब्राउज़र को। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदान करता है। www यानी कि ये पूरी दुनिया, पूरा संसार है, वो किससे जुड़ा हुआ है? www डॉट से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सारी जानकारी हैं। तो वेब ब्राउज़र आपको www से जानकारी एक्सेस करने, प्राप्त करने और देखने की सुविधा देता है। यह आपको वेब सर्वरों के बीच एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है। HTML जैसे कोड को आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पेजों में अनुवादित करता है। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इस भाषा की सहायता से ही तो वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है। तो HTML जैसे कोड को आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पेजों में ट्रांसलेट करता है। इसके लोकप्रिय उदाहरणों में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी शामिल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेब ब्राउज़र किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि www ignu.in, तो रिक्वेस्ट कर दिया, अनुरोध कर दिया। तो जब आप कोई URL वेब पता टाइप करते हैं तो किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और वेब सर्वर आपको रिजल्ट भेजता है। फिर HTML, CSS, चित्र आदि वो वापस से भेज सकता है। रेंडरिंग क्या होता है? ब्राउज़र इन फाइलों की व्याख्या करने के लिए उन्हें एक स्वरूपित इंटरैक्टिव वेब पेज के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करता है। रेंडरिंग क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने बताया था रेंडरिंग कि डेटा को सही तरीके से आपके सामने पेश करता है। जैसे कि आपने दिया भाई ब्यूटीफुल फ्लावर्स नेम, जो कि मैं सर्दियों में अपने बगीचे में लगा सकती हूँ, ये आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसी इन्फॉर्मेशन को आपके सामने कैसे प्रेजेंट करना है? सर्च इंजन चित्रों की सहायता से, डायग्राम की सहायता से वो आपको प्रदर्शित करेगा। उसी चीज़ को रेंडरिंग कहते हैं। URL क्या होता है? ये तो आपने समझ लिया है, वेब ब्राउज़र किस तरह से काम करते हैं। क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है और ये ओपेरा मिनी भी इसमें शामिल होता है, और ये सफारी वगैरह। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इंटरनेट पर किसी भी संसाधन जैसे वेब पेज या इमेज या फाइल का यूनिक वेब पता होता है। देखो, किसी भी फ़ोटो का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी वेबसाइट का एक खास एड्रेस होता है जिसको अपन URL कहते हैं, जो आपके ब्राउज़र को बताता है कि उसे ठीक कहाँ से खोजना है। जैसे कि आपकी वेबसाइट है, आपकी फर्नीचर की दुकान थी ना, अरे दुकान ज़रूर खोलना है, बिजनेस तो एक बार करना ही करना है ना, तभी ये सब्जेक्ट पढ़ने का फ़ायदा अपना। तो आपके दुकान का नाम जैसे कि निहारिका बिजनेस फर्नीचर देहरादून ऐसा है, ठीक है। तो एक प्रकार का एड्रेस दे दोगे ना उसको, HTTP ऐसे कुछ करके, तो वो URL कहलाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे ऑनलाइन सामग्री के लिए आप एक सड़क का पता, मतलब कौन सी सड़क पे आप जाना चाहते हैं उसका भी एक निश्चित एक URL होता है। हर चीज़ का URL है, हर चीज़ का। तो URL के प्रमुख घटक देख लो, जैसे कि प्रोटोकॉल होते हैं इसके, HTTPS इस तरह से लिखना होता है। डोमेन का नाम भी होता है, ये डोमेन होता है www.example.com, ये डोमेन नाम होते हैं। और इसके लिए ये कुछ पाथ बने हुए होते हैं, folder/page.html। किस तरह से काम करता है? जब आप अपने ब्राउज़र में कोई URL टाइप करते हैं या किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउज़र उस URL का उपयोग वेब सर्वर के साथ संवाद करने, बातचीत करने, अनुरोधित फाइल को खोजने और उसे आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए करता है URL। तो URL क्या होता है दोस्तों? किसी भी फ़ोटो, किसी भी फाइल, किसी भी वेबसाइट का एक पता होता है, ठीक है, जो कि ब्राउज़र्स के माध्यम से हमें मिलता है URL। आगे चलते हैं, www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। किसने खोजा था भाई? किसने? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 में खोजा गया था www, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ये पूरी दुनिया है दोस्तों, ये दुनिया आपस में कनेक्ट है। यहाँ पे तरह तरह की सूचनाएं हैं, फ़ोटो हैं, तस्वीरें, वीडियो है ना, वेबसाइटें हैं, ये आपस में कनेक्ट है। तो ये जो पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बना हुआ है, इसी का नाम है www। तो लाखों वेब पृष्ठ और संसाधन जो हाइपरलिंक HTML में टैग द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इनको www कहते हैं। इसे ब्राउज़र, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। यानी कि इस दुनिया के अंदर पूरा जो सिस्टम है दोस्तों, जिसमें फ़ोटो, वीडियो, वेबसाइट वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह रखे हुए हैं, वो किस में रखे हुए हैं? www इसमें रखे हुए हैं, ध्यान देना। संचार के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज करता है।
क्वेश्चन नंबर 14, हम व्यवसाय को सूचना प्रणाली से कैसे जोड़ सकते हैं? सिस्टम ब्लॉक आरेख के साथ सूचना प्रणाली के साथ व्यापार पर के साथ संबंध चर्चा कीजिए। इसके अलावा व्यापार सूचना प्रणाली वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। भाई हिंदी में क्या लिखा हुआ है यार, ये तो कैसे कैसे सवाल एग्जामिनर पूछता है यार, थोड़ा सोचना चाहिए यार बच्चों के बारे में। चलो यार फिर भी नहीं सोचा तो अपन तो सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? हम व्यवसाय को सूचना प्रणाली से कैसे जोड़ते हैं? पहले तो इस सवाल का आप आंसर दो। सिस्टम ब्लॉक आरेख के साथ आपको डायग्राम बनाना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर सूचना प्रणाली वो व्यापार को कैसे मजबूत बनाएगी। इसके अलावा व्यापार सूचना प्रणाली आर्किटेक्चर पे आपको चर्चा करने की कौन कौन से घटक होते हैं किसी भी सूचना प्रणाली में जो कि आप अपने व्यापार में लागू करते हैं। तो चलो यार पढ़ते हैं, रीड करते हैं इस सवाल को। एग्जामिनर टफ टाइम से तो गुजार रहा हमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं और लिख के आएंगे। भाई ऐसा सवाल आए तो छोड़ेंगे नहीं। सूचना प्रणाली संगठनों को बेहतर निर्णय लेने, कार्यों को स्वचालित करने, संचार में सुधार करने और बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए डेटा कलेक्ट करने और संसाधित करने और विश्लेषण करने में मदद करती है, जिससे व्यवसाय अधिक चुस्त और प्रतिस्पर्धी बनते हैं। कुल मिला के दोस्तों तरह तरह की जो सूचनाएं होती है उन्हीं का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या कहलाता है? सूचना प्रणाली कहलाता है। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं, है ना। अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करके अपन तरह तरह के डेटा हैं उनको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक उद्देश्य, संरचना, वातावरण और नीतियाँ सूचना प्रणाली के डिज़ाइन और कार्य प्रणाली को निर्धारित करती हैं, जैसे बिक्री, इन्वेंट्री। बिक्री मतलब सेल्स, कितना सेल्स हो रहा है आपकी कंपनी के द्वारा, और इन्वेंट्री होता है गोदाम में कितना माल रखा हुआ है, या वित्त यानी कि फाइनेंस कितना है आपके पास में, जैसे विशिष्ट प्रक्रियाओं का समर्थन करना चाहिए। आईएएस विभिन्न व्यावसायिक कार्यों जैसे कि बिक्री, इन्वेंट्री को एकीकृत करता है और डेटा को तोड़ता है। डेटा साइल क्या होता है? मतलब तरह तरह के जो जटिल डेटा हैं उनको आसान बना देता है और सुचारू सूचना प्रवाह सुनिश्चित करता है, और कच्चे डेटा जो रो डेटा होता है उसको कार्रवाई करने योग्य डेटा में बदलता है, जटिल डेटा को। तो ये होता है सूचना प्रणाली को हम व्यवसाय से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि एक तो व्यवसाय अधिक मतलब आज का जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें होड़ तो लगी हुई है ना आगे जाने की। तो अगर आप कंपनी की बेहतर सूचना प्रणाली बनाएंगे, तरह तरह के डेटा फैक्ट उसके अंदर लिख देंगे, सॉफ्टवेयर अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं मार्केट के अंदर। और आप बताएं दोस्तों सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के साथ में कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को आगे ले जाएंगे। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम BIS एक आर्किटेक्चर, एक खाका है, एक फ्रेमवर्क है। यह परिभाषित करता है किसी संगठन के जो लोग होते हैं, प्रक्रियाएं, डेटा, प्रौद्योगिकी, रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे इंटीग्रेट होते हैं, यानी कि कैसे जुड़े होते हैं। जैसे कि दोस्तों सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था कि किसी भी कंपनी के अंदर एक सूचना प्रणाली होती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, और उसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं। उन सॉफ्टवेयर की सहायता से आप जान सकते हो कितना फाइनेंस आपके पास रखा हुआ कंपनी में, प्लानिंग क्या करेंगे, HR डिपार्टमेंट में कौन है, कितना सेल्स हुआ है, कितना आपने खरीदा हुआ माल, अकाउंटिंग का हिसाब किताब और इंजीनियरिंग का काम, ये सब एक डेटाबेस में कलेक्ट हो जाता है या फिर उस सॉफ्टवेयर में कलेक्ट हो जाता है जो कि आपको सूचना प्रदान करता है। तो ये सूचना प्रणाली होती है। ये डायग्राम याद कर लेना। अब इसको हिंदी में क्या बताऊं मैं, ऐसे लिख देना। फाइनेंस को वित्त कहते हैं, सेल्स को बिक्री कहते हैं, परचेजिंग को खरीदारी, अकाउंटिंग को लेखांकन, इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी, HR को मानव संसाधन, प्लानिंग को योजना, बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि व्यापार से संबंधित बुद्धिमत्ता, और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस केंद्रीकृत डेटाबेस। तो तरह तरह के जो डायमेंशंस हैं, पक्ष हैं दोस्तों, इनकी सूचनाएं रखते हैं अपन इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, और जब भी हमें इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं तरह तरह की सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। तो इसके कंपोनेंट देख लो। इसे देखो, आर्किटेक्चर के बारे में बताना था ना आपको, देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा व्यापार सूचना प्रणाली वास्तुकला पे चर्चा कीजिए। देखो व्यापार सूचना प्रणाली, ये वास्तुकला, ये आर्किटेक्चर, इसके बारे में बता दो। पहला है व्यावसायिक संरचना। यह क्षमताओं, मूल्य प्रवाह, सूचना प्रवाह, संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करता है, यानी कि कौन कंपनी का मैनेजर है, कितने एम्प्लॉई है, सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है। बिजनेस प्रोसेस और आर्किटेक्चर, यह कार्य करने के लिए तरीकों को रेखांकित करता है जिसमें प्रक्रियाओं और नियमों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि प्लानिंग के अंदर आप क्या लिख दो कि कैसे कैसे काम करेगी, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो यार। फाइनेंस में लिख देना कंपनी के पास कितना पैसा होना चाहिए, इमरजेंसी के अंदर भी थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेंट्री गोदाम के लिए भी पैसा रखना चाहिए इमरजेंसी वगैरह के लिए। ऐसे सेल्स में बिक्री है वो सोच समझ के करनी चाहिए। जोड़ तोड़ के लिखना आपको, ये बस डायग्राम रट लेना है, इसको डायग्राम रट लेना है। ये लिखना आपको व्यापार सूचना प्रणाली
जहाँ कहीं पे आए ये डायग्राम बना के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत करना। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऐसे हो बनाए जाते हैं सूचना प्रणाली को प्राप्त करने के लिए कि वो आपस में डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो सही तरीके से कर पाते हैं। इसमें हार्डवेयर नेटवर्क को बुनियादी ढांचा शामिल होती है भौतिक संरचना में। ये इस आर्किटेक्चर के कंपोनेंट है, घटक हैं। इस आर्किटेक्चर में डेटा संग्रह, भंडारण, जीवन चक्र और अखंडता, डेटा इंटीग्रिटी को नियंत्रित किया जाता है। अब देखो ये सूचना प्रणाली के क्या मुख्य कार्य उद्देश्य हैं। आईटी रणनीति को समग्र व्यावसायिक लक्ष्यों से जोड़ता है, यानी कि आपकी कंपनी कितना पैसा कमाएगी, आपकी कंपनी कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, आने वाले टाइम पे किस प्रकार के सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, वो सब आप सूचना प्रणाली में लिखते हैं। और ये सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करते हैं। सेंट्रलाइज डेटाबेस, इसमें फाइनेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस, प्लानिंग, एचआर, इस तरह से चीज़ें लिखी हुई होती हैं। हर एक खंड में, हर एक ब्लॉक के अंदर कुछ डिटेल्स और लिखी होती है फिर, ठीक है। तो लेकिन ये वाला जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला, ये डायग्राम याद कर लेना। सूचना प्रणाली आर्किटेक्चर है ये, सूचना प्रणाली वास्तुकला, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कहीं पर भी है तो छाप के आ जाना। विभिन्न विभागों और प्रणाली को जोड़ता है, टकराव दोहराव को कम करता है, रिपीटेशन कम होता है, संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करता है, यानी कि समय बचाता है, पैसा बचाता है। ये सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर बेहतर व्यावसायिक अंतर्दृष्टि, यानी कि दोस्तों हम अपने बिजनेस के बारे में और ज़्यादा डीपर लेवल में जाके इंसाइट हासिल कर सकें और हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा मिले, तो ये सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर हमें ये सब बताते हैं। इसके अलावा बाज़ार में हमें कैसे आगे निकलना, कैसे प्लानिंग करनी, वो सब भी आपको सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयरों के माध्यम से या इस आर्किटेक्चर के माध्यम से पता लग जाएगा। इसी सवाल को 2-3 बार पढ़ लेना, रट लेना इसको कैसे भी करके, क्योंकि ये सवाल आ चुका है पहले भी। हम व्यवसाय को, अपने बिजनेस को सूचना प्रणाली से कैसे जोड़ते हैं, है ना। सिस्टम ब्लॉक आरेख के आपके साथ में बताना कि क्या व्यापार के साथ संबंध होता है सूचना प्रणाली का, वो सब आप लिख देना। भाई सूचना प्रणाली बेहतर होगी तो आप ये सोचो आप अपने काम को जल्दी कर पाएंगे कंपनियों के अंदर। आपको पता रहेगा कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह की सूचना वो काम की है, काम की नहीं है। आप अलग अलग डेटा को मैनेज कर पाएंगे और फालतू डेटा उनको डिलीट कर पाएंगे। फिर इसी तरह से मार्केट में आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15, अनुपात विश्लेषण क्या है, निम्नलिखित प्रकार के अनुपातों की संक्षेप में चर्चा करें। आया हुआ सवाल है, इसमें रिपीट हो सकते हैं सवाल, जैसे कि ये शायद यार 2 साल पहले पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये जो अनुपात विश्लेषण है किस काम में आते हैं। अनुपात विश्लेषण अपन बिजनेस में काम में लेते हैं और ऐसी तकनीक होती है जिसमें अपन देख सकते हैं कि जितने भी हमारे वित्तीय विवरण हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में कितना पैसा रखा हुआ है, आय वितरण किस किस को अपन ने इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, सैलरी कितने लोगों को दे दी है, और कंपनी के पास में इमरजेंसी में कितना फंड रखा हुआ है। तो ये सब कौन बताते हैं, अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस बताते हैं। तो व्यवसाय में, किसी बिजनेस में अनुपात विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो वित्तीय विवरणों से प्राप्त वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके किसी कंपनी की स्थिति, प्रदर्शन, तरलता, लाभप्रदता और दक्षता का आकलन करती है। इससे समय के साथ प्रतिस्पर्धियों के साथ तुलना करके कंपनी की ताकत, कमजोरियों और रुझानों, यानी कि जो ट्रेंड्स होते हैं उसका भी आप पता लगा सकते हैं। समझ गए। अनुपात विश्लेषण कितना है कि इमरजेंसी के अंदर कितना फंड है, कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो क्या आपके पास में लोन देने लायक पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आपकी जो देनदारियाँ हैं, देनदारी क्या होती है, लोन जो होता है वो देनदारी होती है आपकी, और कंपनी में जितने बंदे काम कर रहे हैं उनको पेमेंट करना वो भी आपकी देनदारी होती है। तो इतना फंड रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ, ये अनुपात विश्लेषण आपको बताते हैं बिजनेस में। तो पहला है दोस्तों वर्तमान अनुपात, करंट रेशियो क्या होता है दोस्त, चालू अनुपात एक प्रमुख तरलता मापक है। प्रमुख तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी, यानी कि जो पैसा उसकी लिक्विडिटी हाई रहती है, सोने की भी लिक्विडिटी हाई रहती है, तो ये तरलता कहलाती है। प्रमुख तरलता मापक है जो किसी कंपनी की अल्पकालिक, यानी कि थोड़े से कम समय में जितने भी आपके पास में असेट्स या परिसंपत्ति होते हैं, जैसे कि नकदी, इन्वेंट्री या प्राप्य राशि, रिसीवेबल अमाउंट, से 1 वर्ष के भीतर दे अल्पकालिक ऋणों का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों आप 1 साल के अंदर आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उन लोन्स को कितना जल्दी आप पे कर देंगे, वो वर्तमान अनुपात बताता है। इसका सूत्र याद कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम्पल में कोई सा भी अमाउंट सेट करके लिख देना। चालू अनुपात कैसे निकालेंगे, सॉरी ये वर्तमान अनुपात अपन कैसे निकालते हैं, ये वर्तमान अनुपात कहो या फिर इसको चालू अनुपात कहो, एक ही बात है। तो चालू परिसंपत्तियां बटे में चालू देनदारियां, ये इसका फॉर्मूला होगा। चालू परिसंपत्तियां जैसे कि 1 लाख रुपये, चालू देनदारी यानी कि कितना जो पेमेंट आपको लोन के रूप में चुकाना, जैसे कि 20,000 रुपये लोन है आपका, तो 1 लाख में 20,000 का भाग दे दो तो कितना आया।
उतना चालू अनुपात हो जाएगा आपका। ये चालू परिसंपत्ति क्या होती है? आपकी नकदी हो सकती है, आपके रिसीवेबल अमाउंट यानी कि किसी से अगर आपको पैसा मिलना है तो प्राप्य खाता कहलाता है। भंडार विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूतियाँ इनको सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जैसे कि कोई भी बॉन्ड हो सकता है या कोई भी शेयर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, वो प्रतिभूतियाँ कहलाती है। विपणन यानी कि मार्केटेबल, यानी कि आपके पास में कुछ बॉन्ड होते हैं, उनको ही बेचकर आप पैसा हासिल कर सकते हो, वो सब चालू परिसंपत्तियाँ होती हैं। चालू देनदारी क्या होती है? देय खाता, आपके छोटे टाइम के लिए ऋण और वेतन हो सकता है, या फिर टैक्स का जो पैसा होता है जो कि सरकार को देते हैं, वो चालू देनदारी में हो जाएंगे। तो चालू परिसंपत्ति में भाग देना होता है चालू देनदारियों का, टोटल चालू देनदारियों का। तो वर्तमान अनुपात आ जाएगा। किताब से थोड़ी समझ में आएगा, ये नहीं आएगा ना, तभी तो दोस्तों कोई गाइड करने वाला मिल जाता है तो सब्जेक्ट आसान हो जाते हैं। त्वरित रेशियो, क्विक रेशियो क्या होता है? त्वरित अनुपात किसी कंपनी की सबसे तरल संपत्तियां जैसे कि नकदी समकक्ष प्राप्य से अपने अल्पकालिक ऋणों को शीघ्रता से चुकाने की क्षमता को मापता है, जो तत्काल वित्तीय मजबूती को दर्शाता है। यानी कि आपके जो त्वरित अनुपात किसी कंपनी की अपनी सबसे तरल संपत्तियां कौन सी होती है? जैसे कि आपके पास में कैश रखा हुआ है या फिर कुछ पैसा आपके पास में आने वाला है, वो सबसे तरल संपत्तियां होती हैं। उन संपत्तियों से आप अपने जो लोन है वो कितना जल्द चुका सकते हैं, वो कहलाता है क्विक रेशियो, त्वरित अनुपात। जैसे कि 1.0 से अगर ऊपर अनुपात आता है तो अच्छा अनुपात क्विक रेशियो माना जाएगा, और 1 से नीचे तो वो कम उसका कम इंपॉर्टेंस होगा। त्वरित अनुपात कैसे निकालते हैं? नगद में अपन जोड़ते हैं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, यानी कि बेचने वाली सिक्योरिटीज़, बेचने वाली प्रतिभूतियाँ, प्लस प्राप्य खाते यानी कि जो पैसा हमें मिलने वाला रिसीवेबल अमाउंट, बटे में लिखते हैं वर्तमान देनदारियाँ। अब ये देनदारी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। देनदारी मतलब आपको जो भी टैक्स का पैसा देना होता है, लोन देना होता है, या फिर जो बंदे आपने रखे होते हैं कंपनी में, उनको जो पेमेंट देते हो, वो देनदारी होती है आपकी। सकल लाभ अनुपात क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, याद कर लेना, रट लेना। सकल लाभ अनुपात हमें ये बताता है कि कोई कंपनी वस्तुओं के उत्पादन की प्रत्यक्ष लागतों को घटाने के बाद अपनी बिक्री पर कितना लाभ कमाती है। यानी कि प्रत्यक्ष लागत का मतलब है कि इसमें कच्चा माल के कितना लगा है, मजदूरी कितनी लगी है, उसको घटाने के बाद में आप जो सेल करेंगे उस पर कितना प्रॉफिट होगा, ये ग्रोस प्रॉफिट रेशियो सकल लाभ अनुपात कहलाएगा। कैसे इसका फॉर्मूला होता है? सकल लाभ अनुपात का सूत्र होता है शुद्ध बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत बटे में शुद्ध बिक्री होती है और गुणा 100 होता है। ये सकल लाभ अनुपात आ जाएगा। परिचालक लागत अनुपात, ऑपरेशनल कॉस्ट रेशियो क्या होता है? परिचालन लागत या ऑपरेटिंग अनुपात दर्शाता है कि बिक्री से प्राप्त प्रत्येक डॉलर का कितना हिस्सा मुख्य परिचालनों पर खर्च होता है। परिचालन क्या होता है? जैसे कि मशीन चलने की कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ये आपके परिचालन या ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं। तो इसका सूत्र होता है बेचे गए माल की लागत प्लस परिचालन व्यय या खर्चा बटे में शुद्ध बिक्री गुणा में 100 लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल कॉस्ट रेशियो आ जाएगा। निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखना। बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बढ़िया सवाल है। अगर कोई दिक्कत है तो दोस्त वापस से इसको देख लेना, वापस से 2-3 बार देख लोगे। 1.5 या 2 की स्पीड में या 3 की स्पीड में देखो आप, ठीक है। धुआंधार तरीके से देखो भाई, इसको चलाओ और मतलब जितना हो सकता है उतना रटने की कोशिश करो, क्योंकि ये सवाल हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें मत पूछना क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट है भाई ये तो। क्वेश्चन नंबर 16, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंस मैंने पहले ही बता दिया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि ये जो MS वर्ड, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, व्हाट्सअप, VLC मीडिया प्लेयर, ये तो होते हैं एप्लीकेशन। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं जिससे कंप्यूटर चालू और काम कर पाता है। ये होते हैं आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर चालू करते हैं और कंप्यूटर जिस पे काम करता है। इनके काम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मेमोरी मैनेजमेंट, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब यार 20-25 साल के हो, इतना तो लिख सकते हो ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? विंडोज़ है, मैकओएस है। मैकओएस यानी कि जो अमीर लोग चलाते हैं, एप्पल वाला, ठीक है, लैपटॉप। मैकओएस उसके अंदर क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एक। इसके अलावा दोस्तों लिनक्स और एंड्रॉयड और डिवाइस ड्राइवर, ये सब क्या होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स, ये एंड्रॉयड, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, ध्यान देना। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वह सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत हो, यानी कि जैसे कि गेम खेलना, आपको गेमिंग करनी है या फिर फोटो एडिटिंग करना है, इंटरनेट चलाना है, तो आप तरह तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और हर एक विशिष्ट काम के लिए, हर एक यूनिक टास्क के लिए एक अलग यूनिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि MS वर्ड, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, व्हाट्सअप, VLC मीडिया प्लेयर।
ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। गूगल डॉक्स क्या होता है, आया वो सवाल है दोस्तों। गूगल डॉक्स बड़ा सवाल आया था, मैंने तो यहाँ पे छोटा ही लिखा है। गूगल डॉक्स क्या होता है भाई, MS वर्ड की तरह होता है, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर गूगल डॉक्स एडिटर्स के अंतर्गत एक निःशुल्क वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर है, यानी कि गूगल का ही एक एप्लीकेशन है गूगल डॉक्स, एक निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेब आधारित यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम इसको चलाते हैं। वर्ड प्रोसेसर यानी कि डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिखने के लिए, काट छांट करने के लिए बनाया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन दस्तावेज बनाने, उसको संपादित करने, उसको एडिट करने और उन पर सहयोग करने, यानी कि अगर 2 या 2 से अधिक आप पेज मिलाना चाहते हैं तो भी आप मिला सकते हैं गूगल डॉक्स की सहायता से। क्लाउड आधारित और सुलभ होता है दोस्तों। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है जयपुर के अंदर, कोई मार्कशीट बनाई है आपने, तो फिर आप मान लो चले गए कश्मीर में जा कर के आप वो फाइल देखना चाहते हो, लेकिन फिजिकली तो है नहीं आपके पर्स में, आप मार्कशीट तो घर ही छोड़ के आ गए। तो दोस्तों अगर आपका गूगल डॉक्यूमेंट्स पे अकाउंट है, वहाँ पे आपने सेव कर रखा है, तो वहाँ पर कश्मीर में जाकर आप गूगल डॉक्स पर साइन इन करके वो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। ये क्लाउड आधारित सेवा कहलाती है। रियल टाइम सहयोग भी इसमें मिलता है। कई उपयोगकर्ता यानी कि काफ़ी सारे यूज़र एक ही दस्तावेज को एक साथ एडिट कर सकते हैं, परिवर्तनों को तुरंत देख सकते हैं, जिससे टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। एक साथ शेयर कर सकते हैं अनुमतियाँ, जैसे कि विशिष्ट लोग हैं, आम जनता के साथ फाइलें साझा कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव में सहेजे सेव किए जा सकते हैं। जो गूगल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो आप गूगल ड्राइव में सेव कर दो, तो गूगल ड्राइव में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सेव कर रखे हैं आप देख सकते हैं। बहुमुखी फॉर्मेटिंग, मानक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि आप डॉक्यूमेंट में आप बोल्ड इटैलिक रंगों का प्रयोग भी कर सकते हो और तरह तरह के लेआउट टूल्स आप यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलों को शुरू से बना सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और सीधे संपादित कर सकते हैं। तो आप किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और सेव कहाँ पे करना है, गूगल ड्राइव में करना है। गूगल डॉक्स के जो डॉक्यूमेंट है वो आप गूगल ड्राइव में सेव करेंगे। आगे चलते हैं, DBMS में एब्स्ट्रैक्शन और डेटा की पुनः प्राप्ति। ये सवाल रटना है यार, ये सवाल रटना, क्योंकि ये समझ में तो आने वाला नहीं है। फिर भी मैं बताता हूँ। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देखो DBMS का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेजमेंट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, क्रिएट करते हैं डेटा को, है ना, सेव करते हैं, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं DBMS सॉफ्टवेयर। यहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयरों में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है उपयोगकर्ता से डेटाबेस की जटिलताओं को छिपाना और केवल आवश्यक जानकारी उनको दिखाना। ये कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि दोस्तों पूरा कोड ना दिखाना, उसको जटिलताएं ना दिखाना। यूजर DBMS सॉफ्टवेयर चला रहा है तो उसको काम की डिटेल्स ही दिखाना, ताकि वो समझ पाए इजीली वे में, नहीं तो उसको प्रोग्रामिंग कोड दिखा दें, कहाँ से समझ में आएगा। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन में वही होता है, काम की चीज़ दिखाना और जो अन्य जानकारी होती है उनको छिपा लेना, जो जटिल कॉम्प्लेक्स होती है। पहला लेवल होता है एब्स्ट्रैक्शन का फिजिकल लेवल, यह सबसे निचला स्तर होता है जो बताता है डेटा वास्तव में डिस्क या स्टोरेज में कैसे स्टोर है। दूसरा लेवल होता है लॉजिकल लेवल, इसे कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कहते हैं, जो बताता है कि डेटाबेस में क्या स्टोर है, उनके बीच में क्या संबंध है। फिर होता है व्यू लेवल, यह सबसे उच्चतम हाईएस्ट लेवल पे लेवल होता है, जहां उपयोगकर्ता जो यूजर होता है केवल वही हिस्सा देखता है जिसकी उसको ज़रूरत है, जैसे कि आपका प्रोफाइल पेज। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप समझ गए हो कि आपको सिर्फ काम की जानकारी दिखाता है DBMS सॉफ्टवेयर, जैसे कि ओरेकल है ना, और अनावश्यक जानकारी आपको नहीं दिखाता। डेटा की पुनः प्राप्ति देख लो, डेटा रिकवरी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सिस्टम विफलता, क्रैश या डेटा डिलीट होने के बाद में डेटाबेस को उसको सही और सुसंगत स्थिति में वापस से लाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लो आप अपनी कोचिंग के सारे लड़कियों का नाम लिख रहे हो, फीस किसने दे दी, किसने कौन से कोर्स में इनरोल कर रखा है, वो सारा आपने लिख दिया है। लेकिन बाय चांस लाइट चली गई या फिर वो फाइल डिलीट हो गई, तो उसको कैसे आप रिकवर करोगे उस पूरी फाइल को, वो कहलाता है डेटा की पुनः प्राप्ति। तो DBMS सॉफ्टवेयर में ये भी फैसिलिटी होती है। इसके तरीके क्या होते हैं, लॉग बेस्ड रिकवरी, इसमें हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे क्रैश के बाद में रीडू या अंडू कर सकते हैं। इसके अलावा चेक पॉइंट भी होते हैं DBMS सॉफ्टवेयर में, एक ऐसा बिंदु जहां डेटाबेस की स्थिति सुरक्षित कर दी जाती है ताकि विफलता पर वहीं से शुरू किया जा सके। जैसे कि आप लैपटॉप को जैसे बंद कर दिया आपने, तो जब वापस ओपन करते हो लैपटॉप को तो वहीं से आपको दिखाता ना जहाँ पे आप काम आपने छोड़ा था। तो DBMS सॉफ्टवेयर में ये सब रिकवरी के यानी कि पुनः प्राप्ति के ये तरीके होते हैं जिससे कि आप डेटा को वापस से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
फिर 16 में क्लाउड कंप्यूटिंग और एकमात्र स्वामित्व। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बताया दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाओं जैसे कि सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और एआई तक पहुंच प्रदान करने का एक तरीका होता है, जिससे आपको भौतिक हार्डवेयर खरीदने या बनाए रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और इनोवेशन और लचीलेपन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव, नेटफ्लिक्स और जीमेल। अब गूगल ड्राइव पे आपने डॉक्यूमेंट लाइसेंसिंग कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है दोस्तों, है ना, आपने अपलोड कर रखे हैं। अब मान लो ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे दिखाना पड़ गया, लेकिन आपके जेब में तो है ही नहीं, लेकिन आपके पास मोबाइल तो है, मोबाइल में गूगल ड्राइव है, वो खोल लो यार, ओपन कर लो। उसके अंदर जो भी अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, आपकी मार्कशीट हो गई, तो आप दिखा सकते हो सामने वाले को। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं कहलाते हैं, जहाँ पर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे नेटफ्लिक्स में अपन एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं, और जीमेल का उपयोग करके भी अपन, ये भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सेवा है एक तरह की। कहीं पर भी जीमेल खोल लेते हैं अपन, और जीमेल से जितनी भी सेवाएं लेनी है वो अपन हासिल करते हैं। एकमात्र स्वामित्व, एकमात्र स्वामित्व भाई क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकमात्र स्वामित्व। जैसे कि एक इंसान की कोई कंपनी है, तो एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक और संचालक केवल एक व्यक्ति होता है। जैसे कि आप मान लो एक ही कंपनी के मालिक हो, किसी कंपनी के मालिक मान लो संख्या उसकी एक ही है, तो वो एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी कहलाती है, जिसमें मालिक और व्यवसाय के बीच में कोई कानूनी अंतर नहीं होता। यानी कि कंपनी के मालिकाना अधिकार और आपके मालिकाना अधिकार एक ही होता है, सारे कानून एक तरह से चलते हैं। यानी कि मालिक व्यवसाय के सभी लाभ और नुकसान, ऋण और देनदारियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। यानी कि अरे आपने कंपनी स्टार्ट करी है, कोई पार्टनर आपने नहीं रखा है, तो आपको कितना लोन देना है, कितना प्रोडक्शन करना है ना, कितने बंदे हायर करने हैं, आपको कर्मचारी कितने रखने हैं, सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। तो इसे कहते हैं एकमात्र स्वामित्व है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, जब आप देनदारी नहीं चुका पाते हैं, आप लोन नहीं चुका पाते हैं, हो सकता है कि आपका घर बिक जाए, आपका खेत बिक जाए, प्लॉट बिक जाए, क्योंकि पार्टनर तो है नहीं। साझेदारी में अंतर ये रहता है कि भाई जितने भी 4-5 बंदों ने मिलकर के कोई एक कंपनी खोली है, जैसे कि कोई देनदारी देनी भी है, तो 4-5 मिलकर के उस देनदारी को चुकाते हैं। सिंगल कंपनी में यही घाटा हो जाता है काफ़ी बार, तो काफ़ी बार लोगों के घरों भी बिक जाते हैं। जैसे कि छोटी किराना की दुकानें, नाई की दुकान, फ्रीलांसिंग कार्य, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग, थंबनेल का काम करते हैं बनाने का, वो फ्रीलांसिंग काम होते हैं। ये एकमात्र स्वामित्व इसको कह सकते हैं अपन। नेफ्ट और आरटीजीएस क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ करके। बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए हैं ना मैंने, है ना। कैसे लग रहे हैं सवाल? 3 सवाल और बाकी हैं, फटाफट से देखते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस क्या भाई? नेफ्ट का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आरटीजीएस का पूरा नाम रट लो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों अगर आपको डिजिटली पैसा भेजना है किसी को, तो ये 2 तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। नेफ्ट का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है ये? यह एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो समूहों में काम करता है। कैसे? प्रक्रिया क्या है? लेन देन का एक निश्चित समय, यानी कि हर 30 मिनट में दोस्तों एक प्रोसेसिंग होता है। आपने जैसे कि किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, सॉरी, ये नेफ्ट तो होता है छोटे और मध्यम आकार के लिए। जैसे कि किसी को 50,000 रुपये भेजें, तो नेफ्ट के माध्यम से भेजेंगे तो 50,000 रुपये सामने वाले तक चले जाएंगे 30 मिनट के अंदर अंदर। इसलिए पैसा तुरंत नहीं पहुंचता, लेकिन लगभग आधे घंटे के अंदर पहुंच जाता है सामने वाले के पास में पैसा। तो नेफ्ट क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर व्यवस्था है, जिसके अंदर सामने वाले के पास में 30 मिनट में पैसा पहुंच जाता है। छोटे लेन देन के लिए उपयुक्त रहता है, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, अधिकतम सीमा बैंक तय करते हैं। छोटे और मध्यम आकार के अगर आपको पैसा भेजना है, जैसे कि 10,000, 20,000, 60,000, 50,000, ये बैंक ही तय करता है नेफ्ट की लिमिट। आरटीजीएस क्या आता है भाई? आरटीजीएस के अंदर आप मिनिमम 2 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट हो सकता है, अधिकतम तो कोई है नहीं, किसी को 1 करोड़ भेज सकते हो, 50 करोड़ भेज सकते हो आरटीजीएस के माध्यम से। तो आरटीजीएस क्या है? ये एक रियल टाइम और ग्रॉस फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है, जिसमें जैसे मतलब लेन देन आप जैसे ही करते हो तुरंत की तुरंत प्रोसेसिंग होता है, और रियल टाइम में दोस्तों सामने वाले के पास पैसे चले जाते थे। देखो नेफ्ट में तो 30 मिनट लग रहा था पैसा पहुंचने में सामने वाले के पास में, लेकिन आरटीजीएस में तुरंत की तुरंत पहुंच जाते हैं। बड़े लेन देन के लिए होता है आरटीजीएस, और मिनिमम 2 लाख रुपये आप भेज सकते हो, और अधिकतम तो कोई लिमिट नहीं है। कैप्चा और ओटीपी में क्या होता है दोस्तों? कैप्चा और ओटीपी, कैप्चा आप जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म आपने कभी नहीं देखा होगा, आज पढ़ो भाई, आज ही पूरा दुनिया का ज्ञान सीखने वाले हैं, है ना। तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, ये इसका इंग्लिश में पूरा नाम है कैप्चा का। अरे कैप्चा नहीं जानते क्या? जो संख्याएं आती हैं, जो अल्फ़ाबेट आते हैं ऊपर नीचे, है ना, धुंधले, ताकि जो मशीन है, कंप्यूटर है, वो डिटेक्ट कर सके कि आप कोई रोबोट नहीं हो, वहाँ पे कैप्चा यूज करते हैं। तो कंप्यूटर और इंसानों को अलग बताने वाला पूरी तरह से स्वचालित सार्वजनिक ट्यूरिंग परीक्षण है।
इसका काम क्या है, सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट पे जो फॉर्म भरते हैं, लॉगिन करते हैं, वो इंसानों के द्वारा की जा रही है, न कि बोट्स के द्वारा। अब ये बोट क्या करते हैं दोस्तों, ये फेक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फेक कमेंट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया पे कैप्चा है वो आते रहते हैं बार बार। तो टेढ़े मेढ़े अक्सर हो सकते हैं, तस्वीरें हो सकती हैं। OTP क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड आपके ईमेल पे आ सकता है, फ़ोन पे आ सकता है, और बैंक लेन देन या लॉगिन के द्वारा ये OTP हमसे पूछा जाता है ताकि सिक्योरिटी है वो बनी रहे। और आप बढ़ा चढ़ा के तो लिख ही देना भाई, इतना तो टैलेंट है बस, कूट कूट के टैलेंट भरा हो भाई आप में। कैप्चा और OTP बता देना अगर आए तो, कैप्चा और OTP। डेटा संरक्षण बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन, ये लास्ट सवाल होगा। थैंक यू सो मच, आप टिके रहे भाई यहाँ तक। कौन कौन है लास्ट तक देख रहा है। डेटा संरक्षण निर्देश DPD और सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन GDPR, ये दोस्तों 2 प्रकार के कानून हैं जिससे कि आपका जो डेटा की सिक्योरिटी है वो मजबूत बनती है, सरकारों द्वारा बनाए गए हैं। तो दोस्तों पहले तो पढ़ते हैं भाई, DPD का पूरा नाम है डेटा संरक्षण निर्देश, और GDPR का मतलब है सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन। विनियमन मतलब नियम, कानून। दोनों जो कानून है वो व्यक्तिगत डेटा यानी कि पर्सनल डेटा उसकी सेफ्टी के लिए बनाए गए कानून हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों DPDP एक्ट, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में बनाया गया था। ध्यान देना दोस्तों, इसको रट लेना, ये 2-3 बार तो पूछ लिया गया है और 10 नंबर में तो आ ही सकता है ना, क्या दिक्कत है भाई। DPDP का मतलब है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। क्या है ये, भारत सरकार द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है, जिसे हाल ही में DPDP रूल्स के साथ में पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया। भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था भाई DPDP एक्ट, है ना। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। DPDP अधिनियम का भारत के भीतर व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर केंद्रित करना है। इसका ध्यान डेटा फ्यूडिशरी यानी कि डेटा इकट्ठे करने वाली संस्थाओं पर दायित्व डालता है कि बच्चों के डेटा के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक है, और डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा प्रवर्तन का प्रावधान करता है। यानी कि डेटा संरक्षण बोर्ड, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी है दोस्तों इंडिया के अंदर, उसका काम क्या होगा, प्रवर्तन करना। प्रवर्तन यानी कि नियमों को लागू करना, यानी कि आपकी प्रोफाइल पिक, आपका ईमेल आईडी, आपका बैंक अकाउंट, जितने भी प्रकार के डेटा है उनको सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में बनाया था। अब चलते हैं आगे दोस्तों, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी कि DPR, GDPR भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों में मतलब उलझ मत जाना, आप रट लेना इसको, क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं आपके। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा, DPD और GDPR। देखो ये DPD वाला है ना, ये DPD वाला डेटा संरक्षण निर्देश ये तो भारत सरकार ने बनाया, और ये DPR है, ये DPR किसने बनाया, ये यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ क्या है, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश है ना, जैसे कि पोलैंड है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सब देशों का एक समूह है ये यूरोपीय संघ, जो कि इनका ख्याल रखता है। तो यूरोपीय संघ द्वारा सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, जो कि व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और भंडारण और हस्तांतरण यानी कि किसी को डेटा ट्रांसफ़र भी करना है तो किस नियमों के तहत होगा, वो कौन, किस अधिनियम, किस कानून के तहत डिसाइड होगा। यूरोप के जो नागरिक हैं, यूरोप के देशों के नागरिक, उनके जो डेटा हैं उनको सेफ्टी देने के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन अधिनियम बना था। 25 मई 2018 से प्रभावी हुआ था, और यूरोप के नागरिकों के डेटा पर लागू होता है, भले ही कंपनी यूरोपीय संघ की बाहर हो। जैसे कि भारत की कोई कंपनी है या अफ्रीका की कंपनी, सपोज दैट वो मान लो इंग्लैंड के किसी नागरिक का कोई डेटा लेना चाहती है, तो उसको दोस्तों इस अधिनियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन अधिनियम की, GDPR अधिनियम की, कि व्यक्तियों को उनके डेटा पर अधिक नियंत्रण देना, जैसे कि पहुंच सुधार हटाने का भी अधिकार, एक व्यक्ति अपना डेटा डिलीट कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है, और सख्त नियम और भारी जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों, भारी जुर्माना का प्रावधान है यूरोप के जो नागरिक है उनके लिए बनाए गए, उनके डेटा सेफ रहे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच यार, 1.5 घंटे की ये वीडियो हो गई भाई, है ना। मैंने तो लगातार बोला, आप इत्मीनान से तसल्ली से भी देख सकते हो इसको। थैंक यू सो मच, और मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर इसी तरह से आपको पढ़ना पसंद है तो, है ना। OBIT स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे अगर किसी को क्वेरी है तो आप एडमिन को मैसेज भेज देना, एडमिन मैं ही हूँ उस ग्रुप का, OBIT स्टडी नाम से ये वो अपना, ठीक है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और पेपर ख़त्म होने के बाद में ज़रूर कमेंट करना है, और अभी भी कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो, क्या मेहनत पसंद आई। अगर किसी को इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना है तो वो भी दे सकता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।